हेलो फ्रेंड्स, ये आईपीसी का तृतीय अध्याय है, थर्ड चैप्टर है। इसमें आज हम धारा 53 से लेकर 75 तक चलेंगे और ये चैप्टर बेसिकली दंडों के विषय में है। और एक ज़रूरी सूचना पहले ही देना चाहूँगा, जिनके पास समय की कमी है या धैर्य की कमी है वो कृपया इस वीडियो को छोड़कर अभी चले जाएं और अगर देखना चाहते हैं तो कृपया पूरी देखिए। तो दंडों के विषय में चैप्टर है। दंडों के बारे में आईपीसी में क्या क्या उल्लेख है, ये बेसिकली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर आईपीसी का, क्योंकि जितने भी आगे अपराध हैं उनमें सभी में दंड की व्यवस्था की गई है। और अगर आपको दंडों के बारे में पूरा ज्ञान हो गया, 360 डिग्री हो गया, तो आप कभी भी यह बता सकते हो कि इस अपराध में इतना दंड मिलेगा या यह इस दंड की जगह यह अन्य व्यवस्था हो सकती है। ठीक है, तो थर्ड चैप्टर क्या है, बेसिकली दंडों के विषय में है। थर्ड चैप्टर क्या है, दंडों के विषय में। धारा 53 से लेकर 75 तक कंप्लीट करेंगे। दूसरी बात, इसमें जितने भी केस आज तक हुए हैं या जितने भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने या माननीय उच्च न्यायालय ने जितने भी फैसले दिए उन सभी को भी साथ में लेकर चलेंगे। ठीक है, और एक एक धारा को मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। इसके बाद वीडियो के बाद देखने के बाद मेरी गारंटी है, चाहे आप जीरो स्तर पर आए हो, चाहे आपको आईपीसी का बिल्कुल भी ज्ञान ना हो, आप इस वीडियो को देखने के बाद किसी भी वकील से बहस करने में इन धाराओं पर सक्षम हो जाओगे। ठीक है, तो बैठे रहना इत्मीनान से, चिंता मत लेना। 53 जो धारा है वह बेसिकली दंड की परिभाषा देती है कि दंड क्या होता है, किस प्रकार दिया जाता है, दंड कौन कौन से भारत में दिए जाते हैं। इससे पहले धारा 53 पर आने से पहले मैं थोड़ा दंड के बारे में आपको बता देता हूं कि दंड के बारे में क्या क्या अवधारणाएं प्रचलित है, दंड की परिभाषा क्या है और दंड क्यों दिया जाता है। देखिए, जो समाज के नियम हैं, कायदे हैं, जो विधि द्वारा नियम बनाए गए हैं, अगर कोई उनका उल्लंघन करता है तो पहली शर्त तो यह है कि उसने अपराध किया है। अगर वह उन नियमों का उल्लंघन करता है तो इसका मतलब उसने अपराध किया है और उसको दंड दिया जाएगा। दूसरी अवधारणा यह है कि जो दो वर्ग की अवधारणा उत्पन्न होती है, एक राज्य की और एक नागरिक की। जो नागरिक इस राज्य का है वह इस राज्य के खिलाफ कोई भी कार्य करता है, दंगा करता है या कोई भी राज्य को हानि पहुंचाने के उद्देश्य से कोई कार्य करता है, देशद्रोह का काम करता है, तो उसको दंड दिया जाएगा। तो यहाँ पर दो भावनाएं उत्पन्न हो गई, वर्ग भावना उत्पन्न हो गई। यानी कोई भी अगर राज्य के खिलाफ जाएगा, राज्य का अर्थ है कि गवर्नमेंट के खिलाफ जो कोई भी जाएगा तो उसको दंड दिया जाएगा। ठीक है, पहली अवधारणा है समाज के नियमों के विरुद्ध, यानी विधि जो निर्धारित करती है उसके विरुद्ध अगर कोई जाएगा, उसका कोई उल्लंघन करेगा तो उसको जो है अपराध माना जाएगा और उसे दंड दिया जाएगा। ये दंड के दो पैमाने हैं। अब दंड देखिए कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, दंड कई प्रकार के होते हैं। पहला होता है निवारणार्थ दंड। पहला क्या होता है, निवारणार्थ दंड। दूसरा होता है प्रतिरोधात्मक दंड। दूसरा होता है प्रतिरोधात्मक दंड। तीसरा होता है सुधारात्मक दंड, सुधारात्मक दंड। और चौथा होता है प्रायश्चित के लिए दिया गया दंड, प्रायश्चित के लिए दिया गया दंड। ये चार प्रकार की कैटेगरी होती है दंड में। और एक बच गया है प्रतिकारात्मक दंड, प्रतिकारात्मक दंड। ठीक है, तो प्रतिकारात्मक दंड और निवारणार्थ जो दंड हैं ये बेसिकली समाज में शांति बनाए रखने के लिए दिए जाते हैं। क्यों दिए जाते हैं, शांति बनाए रखने के लिए। इन दंडों का उद्देश्य क्या होता है, समाज में शांति बनाए रखना और जो समाज में जो शरारती तत्व उत्पन्न हो गए हैं उनको खत्म करना या उनको दूर करना। प्रतिकारात्मक दंड बदले की भावना से दिया जाता है। इसमें यह मुगलों से प्रचलित है। इसमें क्या होता है, बदले की भावना से, अगर आपने ब्रीफ हिस्ट्री वाली वीडियो देखी होगी तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं कुछ नए व्यूअर्स आए होंगे उनके लिए बता देता हूं। प्रतिकारात्मक दंड होता है बदले की भावना से दिया गया दंड। यानी अगर पहले क्या होता था मुगलों के टाइम में कि अगर किसी ने किसी का हाथ काट लिया तो उस व्यक्ति ने जिसने उसका हाथ काटा है उसका भी हाथ काटा जाता था। आंख निकाल ली किसी की तो उसकी भी आंख निकाली जाती थी, हत्या कर दी तो उसको भी फांसी दी जाती थी। ठीक है, तो ये होता प्रतिकारात्मक दंड। इसका उद्देश्य क्या होता है, बदले की भावना से दिया गया दंड। यानी जो उसने अपराध किया है और जिस
को उस अपराध से हानि हुई है उसको उस अपराध का प्रतिकार देना, उसको उसका मूल्य चुकाना और उससे उसका बदला लेना। ये एक जो है सिंपल भाषा में बता रहा हूं, यानी बदले की भावना से बदला लेना किसी चीज का। तो प्रतिकारात्मक दंड की श्रेणी में ऐसे दंड आते हैं। दूसरा है निवारणार्थ दंड। जो निवारणार्थ दंड होते हैं ये पहले समाज के सामने दिए जाते थे। जैसे अगर किसी ने किसी की हत्या कर दी तो उसको समाज के सामने, लोगों के सामने फांसी पर लटकाया जाता था। इसका उद्देश्य होता था कि ऐसा करने से समाज में भय उत्पन्न होगा अपराध के प्रति, यानी जो लोग अपराध करने के उद्देश्य से स्वयं को सशक्त महसूस करते हैं वह हतोत्साहित होंगे, यानी वह डिमोरलाइज होंगे, वह अपराध नहीं करेंगे अगर वह देखेंगे कि अपराधियों का असर यह होता है। तो निवारणार्थ दंड होता है जो सुधार, समाज में सुधार के उद्देश्य से और लोगों में जो जागरूकता फैलाने के और भय फैलाने के उद्देश्य से दिया जाता है कि अपराध का असर यह होता है, आपको इतना दंड मिलेगा। तो पहले यह फांसी वगैरह जो होती थी वह जनता के सामने दी जाती थी, लेकिन अब यह नहीं दी जाती है। अब मानव अधिकार जो है अधिक सशक्त हो गए हैं और यह माना जाता है कि मानव अधिकारों का उल्लंघन है अगर आप किसी को जो जनता के सामने फांसी देते हैं। ठीक है, तो इस कारण अब यह कम है, नहीं दिया जाता है। ठीक है, प्रतिरोधात्मक दंड होता है, उसके प्रतिरोध में देना कोई दंड। कहने का अर्थ है कि जो अपराध किया गया है उसको रोकने के उद्देश्य से देना। सुधारात्मक दंड में आता है परिवीक्षा। सुधारात्मक दंड में क्या आता है? परिवीक्षा। परिवीक्षा का अर्थ क्या होता है? प्रोबेशन। इंग्लिश वर्ड भी लिख देता हूं मैं, प्रोबेशन। इसमें क्या होता है कि यह एक दंड नहीं है, यह बेसिकली एक दंड नहीं है। ठीक है, यह क्या है? यह दंड को रोके रखना है थोड़े समय के लिए। मान लीजिए किसी व्यक्ति से गलती से हो गया कोई काम, जानबूझकर उसने नहीं किया है, बेचारे ने, उससे गलती से हो गया, वह उसका उद्देश्य यह नहीं था करने का, तो सोचते हैं कि इसको सुधरने का मौका दिया जाए थोड़ा, और जो हमने इसको दंड दिया है इसको थोड़े समय के लिए रोका जाए। ठीक है, और अगर यह काम दोबारा करता है तो इसको फिर जो रोका हुआ दंड है इसको यह दे दिया जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या जो है शर्तें हैं परिवीक्षा के लिए। अगर आपने कोई दंड मतलब कोई अपराध जानबूझकर कर दिया है, आपका उद्देश्य नहीं था और आपको जो है सुधारात्मक दंड मिले या परिवीक्षा मिले, इसके लिए क्या क्या शर्तें हैं, क्या क्या शर्तें होनी चाहिए। पहली बात तो अपराध सामान्य प्रकृति का हो। दूसरी बात, अपराधी की आयु जो 21 वर्ष से कम हो। हालांकि 21 वर्ष से ज्यादा के जो व्यक्ति जो अपराध करता है उसके लिए भी यह व्यवस्था है, सुधारात्मक व्यवस्था है, लेकिन उसमें शर्तें थोड़ी कम कर दी गई है, मतलब शर्तें थोड़ी कड़ी कर दी गई हैं। पहली शर्त है अपराध निम्न प्रकृति का हो, मतलब अपराध जो है सामान्य प्रकृति का हो। दूसरी बात, अपराध मृत्युदंड या आजीवन कारावास के दंड से दंडनीय नहीं हो। ठीक है, एक बार मैं इसको थोड़ा सा साफ कर देता हूं। पहली शर्त क्या है? अपराध जो है सामान्य प्रकृति का हो। अपराध क्या हो? सामान्य प्रकृति का हो। दूसरी बात क्या है? 21 वर्ष के कम के व्यक्ति के द्वारा किया गया हो। 21 वर्ष के कम के व्यक्ति के द्वारा किया गया हो। हालांकि 21 वर्ष के ज्यादा व्यक्ति करता तो उसके लिए कुछ अलग शर्तें हैं, वो मैं इसके बाद में बताऊंगा। ठीक है, 21 वर्ष से कम के व्यक्ति द्वारा किया गया हो, अपराध सामान्य प्रकृति का हो, आजीवन कारावास या मृत्यु दंड से दंडनीय न हो। यहां पर कहने का तात्पर्य क्या है कि जो अपराध किया गया है वह इन दोनों दंडों से दंडनीय नहीं होना चाहिए, यानी वह इतना गंभीर नहीं होना चाहिए कि आपने किसी की हत्या कर दी है और आप अब बोल रहे हैं कि मुझे जानबूझकर हो गया हो और मुझे परिवीक्षा दी जाए, मुझे प्रोबेशन दिया जाए, मुझे प्रोबेशन दिया जाए, यानी मुझे सुधारात्मक दंड दिया जाए, मुझे बख्शा जाए, तो उसमें नहीं बख्शा जाएगा क्योंकि उसमें 302 लागू होगी सीधी। ठीक है, तो उसमें नहीं मिलेगा। इसके बाद तीसरी शर्त क्या है कि अपराधी आदतन अपराधी ना हो, यानी ये ना हो कि उसने अपराध जो है एक ही अपराध बार बार किया हो। अपराधी आदतन का मतलब क्या होता है कि बार बार कोई एक ही अपराध करना, उसे कहते हैं अपराधी आदतन। तो अपराधी आदतन ना हो, तो ये शर्तें अगर हैं तो आपको परिवीक्षा के लिए भेजा जा सकता है।
आपको यहाँ पर कहने का मतलब मैं आपको अपराधी नहीं बना रहा हूँ, मेरा उद्देश्य सिर्फ समझाना है। यहाँ पर मैं डिस्क्लेमर पहले ही देना चाहता हूँ, मेरा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। कहीं आप कमेंट में बोलोगे सर आपने तो हमें ही अपराधी बना दिया है, आप तो सारी वीडियो में सिर्फ हमारी ही तरफ इशारा कर रहे थे कि आपको ऐसा दंड नहीं मिलेगा, आपको ऐसा दंड नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर मेरा उद्देश्य सिर्फ समझाना है, ठीक है, किसी प्रकार की आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। अगर आपको फिर भी ठेस पहुंचता तो उसके लिए मैं अग्रिम में क्षमा याचना आपके पास रखता हूं। अगर आपको ठेस पहुंचे तो वो क्षमा याचना आप वहां से उठाकर अपने पास ले लेना, ठीक है। ओके, अब आते हैं कि बोल सकते हैं कि कोई व्यक्ति है वह 21 वर्ष से ज्यादा उम्र का है, ये तो आपने 21 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति के लिए शर्तें बताई, तो उसके लिए क्या क्या शर्तें हो सकती हैं, ठीक है। तो सीआरपीसी में धारा 360 और 61 है और अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958 है। सीआरपीसी की धारा 360 और 61 और अपराधी परिवीक्षा एक्ट, इसमें क्या व्यवस्था की गई है कि अगर व्यक्ति 21 वर्ष से ज्यादा का है तो उसके लिए दो शर्तें हैं। 21 वर्ष से ज्यादा का है उसके लिए दो शर्तें। पहला तो जो दंड है उसको थोड़ा कड़ा कर दिया गया है, यानी 7 वर्ष से कम अवधि का कारावास होना चाहिए, जुर्माने से दंडित, या 7 वर्ष से कम का कारावास होना चाहिए। क्या है, या तो वह व्यक्ति जुर्माने से दंडित हो या 7 वर्ष से कम कारावास से दंडित हो। यानी अगर वह 7 वर्ष से अधिक कारावास के लिए दंडित किया है, उसने कोई ऐसा अपराध किया है जिसके लिए दंड की अवधि 7 वर्ष से अधिक की है, तो उसको यह फायदा नहीं मिलेगा। उसके लिए उसने जो अपराध किया है उसकी दंड की अवधि 7 वर्ष से कम होनी चाहिए, यानी मैक्सिमम 7 वर्ष है, जुर्माना हो या 7 वर्ष की अवधि हो, ये दो चीजें हों। तो अगर वो 21 वर्ष से ज्यादा है तो भी उसको फायदा मिल सकता है। देखिए यहां पर कड़ा क्या किया गया है, 21 वर्ष से जो व्यक्ति कम है उसके लिए सिर्फ मृत्युदंड और आजीवन कारावास से छूट दी गई है। लेकिन यहां पर कड़ा कर दिया गया है 21 वर्ष से ज्यादा के लिए कि सिर्फ मैक्सिमम 7 वर्ष की अवधि से अधिक नहीं होना चाहिए उसका दंड, जो है 7 वर्ष ही अवधि है मैक्सिमम, उसके अगर उससे ऊपर दंड किया है तो फिर सुधारात्मक दंड यानी परिवीक्षा के लिए नहीं भेजा जाएगा, ठीक है। तो ये समझ गए होंगे। दूसरी बात, अगर कोई व्यक्ति अथवा क्षत्रिय है और, ठीक है, यहां पर एक चीज और ध्यान रखना है आपको, अगर कोई क्षत्रिय है या कोई ऐसा व्यक्ति है जो है दंड भोगने की अवस्था में नहीं है या कोई अन्य दशा है, तो उस पर न्यायालय विचार कर सकता है अलग से। इनसे न्यायालय बंधनीय नहीं है कि यही शर्तें होंगी तभी दिया जाएगा। अगर कोई क्षत्रिय है या कुछ अन्य परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती तो उन पर न्यायालय अलग से विचार कर सकता है, ठीक है। अब आते हैं सुधारात्मक विधि हो गई, प्रायश्चित हो गया, ठीक है। इसके लिए प्रायश्चित वाले दंड के लिए धारा 73-74 है, इसी में एकांत का कारावास उसमें है, तो उसमें हम आगे इस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसको हम आगे इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी इसको डिस्कस करना मैं उचित नहीं समझता क्योंकि आपके फिर दिमाग से ऊपर से इन चीजें चली जाएंगी। मेरा उद्देश्य यही है कि मैं एक लय में आपको समझाऊं, ठीक है। तो ये चीजें कंप्लीट हो गई, प्रतिकारात्मक बदले की भावना से, निवारणार्थ सुधार के उद्देश्य से, प्रतिरोध रोकना, सुधारात्मक दंड, परिवीक्षा मैंने अभी पूरा डिटेल में बता दिया है, ठीक है। तो ये मैंने दंड के बारे में, दंड की परिभाषा के बारे में, दंड क्या होता है, क्यों दिया जाता है, किस प्रकार दिया जाता है, कितने प्रकार का होता है, सभी चीजें यहां पर बता दी। अब चलते हैं धारा 53 पर। अब मजा आएगा धाराओं को पढ़ने में, ठीक है। धारा 53 क्या कहती है? धारा 53 में क्या है, बेसिकली दंड की परिभाषा दी गई है, यानी इस संहिता में, यानी भारतीय दंड संहिता में, आईपीसी में कौन कौन से दंड दिए जाएंगे उनके बारे में उल्लेख किया गया है। क्या क्या हो सकता है? पहला हो सकता है आजीवन कारावास। अब कारावास भी कई प्रकार के हैं, ठीक है। सादा कारावास, कठोर कारावास, लेकिन जब आजीवन कारावास लिखा जाए तो इसका मतलब होता है कठोर कारावास, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? कठोर कारावास।
इसके बाद साधारण कारावास, इसमें भी कैटेगरी है सश्रम कारावास। सश्रम कारावास का मतलब है कि साथ में कुछ काम भी करवाया जाए, कठिन कारावास, काम भी करवाया जाए, मेहनत भी करवाई जाए, ऐसा कारावास। ठीक है, ओके। एक सेकंड रुकिए। इसके बाद आता है जुर्माना और इसके बाद आता है संपत्ति का संपहरण, यानी संपत्ति का जब्त करना, संपत्ति का जब्त करना। ठीक है, ये चीजें आती हैं। तो और मृत्युदंड तो मैं भूल ही गया, मृत्युदंड तो रह ही गया, मृत्युदंड, ये कारावास आते हैं। ठीक है, अब आजीवन कारावास जो है उसकी जो व्यवस्था की गई है, आजीवन कारावास, कारावास से पहले हम थोड़ा मृत्युदंड के बारे में लेकर चलते हैं। ठीक है, क्योंकि मृत्युदंड का टॉपिक बहुत विस्तार से बताना जरूरी है, उसके बाद कारावास बता दूंगा मैं आपको। पहले हम मृत्युदंड को लेकर चलते हैं। ठीक है, यानी मृत्युदंड के बारे में क्या क्या प्रोविजन है, मृत्युदंड कब कब दिया जाएगा और क्या मृत्युदंड ही देना अनिवार्य है, उसकी जगह कोई अन्य दंड दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता है। ठीक है, तो पहले हम मृत्युदंड पर विस्तार से चर्चा करते हैं। चलिए, धारा 53 में क्या कहा गया है, मृत्युदंड भी एक दिया जा सकता है ऐसा दंड है। ठीक है, मृत्युदंड। अब मृत्युदंड के बारे में चलिए थोड़ा विस्तार से चर्चा करते हैं। मृत्युदंड कब दिया जा सकता है? मृत्युदंड ऐसा दंड है, वह तब दिया जाता है जब आपने ऐसा कार्य किया हो जो माफ करने योग्य ना हो। ठीक है, अब सोच लीजिए ऐसे क्या क्या कार्य हो सकते हैं जो माफ करने के योग्य ना हो, उन्हीं में मृत्युदंड दिया जाएगा। जैसे आपने कोई मिथ्या साक्ष्य दे दिया और उस साक्ष्य से किसी व्यक्ति को मृत्युदंड मिला हो तो आपको जो है मृत्युदंड दिया जाएगा। यह धारा 194 ऐसा उपबंध करती है। ठीक है, धारा 194 क्या करती है, आपने अगर मिथ्या साक्ष्य दिया है और उससे किसी को मृत्युदंड मिला है तो आपको मृत्युदंड दिया जा सकता है। ठीक है, दूसरी बात, विद्रोह के लिए किसी को दुष्प्रेरित करना, विद्रोह के लिए दुष्प्रेरित करना, विद्रोह के लिए दुष्प्रेरित करना, देशद्रोह का कार्य करना, इनमें मृत्युदंड दिया जा सकता है। दूसरी बात, हत्या करना, 302, हत्या करना तो 302 लागू होगी, धारा 302, इसमें भी मृत्युदंड दिया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद किसी पागल व्यक्ति को जो परेशान है, मानसिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ नहीं है, उसको आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करना। दुष्प्रेरित का मतलब है गलत उद्देश्य के साथ, गलत भावना के साथ किसी को मोटिवेट करना, प्रेरणा देना। ठीक है, उसे कहते हैं दुष्प्रेरित करना। तो ऐसे में भी आपको धारा 305 के अनुसार मृत्युदंड दिया जा सकता है। ठीक है, आत्महत्या के लिए किसी को दुष्प्रेरित करना। यहां पर फिर एक बार डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, मैं आपको बोल रहा हूं तो इसका उद्देश्य, मेरा उद्देश्य आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। मैं आपको अपराधी नहीं मान रहा हूं, सिर्फ हम दो हैं यहां पर, आप और मैं हूं। आप कैमरे के उस तरफ हैं, मैं कैमरे के इस तरफ हूं, मेरा उद्देश्य सिर्फ समझाना है। ठीक है, अब आजीवन कारावास किसी को मिला हो, ठीक है, आजीवन कारावास किसी को मिला हो और वह फिर भी ऐसा अपराध करता है जिसके लिए उसे आजीवन कारावास दोबारा मिले तो मृत्युदंड दिया जा सकता है। ठीक है, 307, धारा 307। डकैती डालना और जिसमें हत्या की गई हो, डकैती डालना जिसमें हत्या की गई हो, डकैती डालना जिसमें हत्या की गई हो, धारा 396 के अनुसार, 396 के अनुसार मृत्युदंड दिया जा सकता है। ठीक है, तो ये कुछ अवस्थाएं हैं जिनके आधार पर मृत्युदंड दिया जा सकता है। अब यहां पर मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताने वाला हूं जो आज तक आपने नहीं सुनी होगी। वो बात क्या है कि भारत में क्या है, भारत में दो चीजें अवेलेबल हैं। ठीक है, न्यायालय बाध्य नहीं है कि वह मृत्युदंड ही देगा, आजीवन कारावास या मृत्युदंड, आजीवन कारावास या मृत्युदंड,
न्यायालय, भारतीय न्यायालय इनमें से किसी को भी चूज कर सकता है। वह बाध्य नहीं है कि इनमें से अगर कोई कार्य करता है तो उसको मृत्युदंड ही मिलेगा। वह आजीवन कारावास दे सकता है। ये इंपॉर्टेंट बात है। अगर हम अब इंग्लिश विधि में चलते हैं, यानी जो इंग्लैंड की विधि है, आंग्ल विधि है, इंग्लिश विधि है, उसमें चलते हैं तो उसमें क्या कहा गया है कि अगर किसी ने किसी की हत्या की है तो उसको मृत्युदंड देना अनिवार्य है, उसको आजीवन कारावास नहीं मिल सकता, उसको क्या है, मृत्युदंड देना अनिवार्य है। आंग्ल विधि कहती है, इंग्लिश विधि कहती है, इंग्लिश विधि कहती है अगर किसी ने किसी की हत्या की है तो उसको मृत्युदंड देना अनिवार्य है, उसको आजीवन कारावास जैसी कोई चीजें वहां पर नहीं मिलती हैं, ठीक है। लेकिन भारत में क्या है, भारत में आजीवन कारावास भी मिल सकता है। न्यायालय इसमें जो है विवेक का प्रयोग करेगा कि कौन सी चीज दी जाए, आजीवन कारावास दी जाए या मृत्युदंड दिया जाए। सामान्यतः इनमें जो है मामले की प्रकृति देखी जाती है, गंभीरता देखी जाती है और अपराध देखा जाता है। कैसा है अपराध, ऐसा है बहुत ही जघन्य है, ठीक है, बहुत ही गंभीर है, जैसे निर्भया कांड था या अन्य जो है रेप के मामले होते हैं तो उनमें मृत्युदंड देना अनिवार्य हो जाता है, ठीक है। तो उनमें मृत्युदंड देना क्या हो जाता है, अनिवार्य हो जाता है। जैसे एक पुरुषोत्तम दशरथ बोराटे बनाम महाराष्ट्र का मामला है, पुरुषोत्तम दशरथ बोराटे बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का मामला है। इसमें क्या था, इस मामले में क्या था, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का मामला, इस मामले में क्या था, देखिए ध्यान से कि एक कैब ड्राइवर है अपने दोस्तों के साथ एक लड़की को उसके घर से उठाकर लाता है और किसी ऐसे स्थान पर लेकर जाता है और उसके साथ जो है सामूहिक बलात्कार की क्रिया वो लोग करते हैं। उसके बाद उसका जो है गला घोंटकर उसको मार देते हैं। तो ऐसे में न्यायालय ने कहा कि यह अपराध बहुत ही जघन्य है, विलक्षण प्रकृति का है और ऐसे में मृत्युदंड देना ही अनिवार्य है या उचित है, ठीक है। तो ऐसे अपराधों के लिए मृत्युदंड देना ही उचित है। एक जो है दूसरा मामला है जावेद अहमद का मामला है, एक जावेद अहमद का एक मामला है। यहां पर मैं मृत्युदंड से रिलेटेड आपके सभी डाउट क्लियर कर दूंगा। जावेद अहमद का एक मामला है, इसमें क्या किया गया है कि जो व्यक्ति था उसने अपनी साली का प्लस उसके दो बच्चों की हत्या कर दी। उद्देश्य क्या था इस व्यक्ति का हत्या करने का, धनोपार्जन, यानी धन और गहने लेना। उनके पास, इसकी साली के पास, बच्चों के पास धन था, गहने था, तो गहने और धन यह चाहता था और इसी के उद्देश्य से इसने इनकी हत्या कर दी। तो न्यायालय ने इसे भी गंभीर प्रकृति का माना और बर्बर माना और ऐसे मामलों में मृत्युदंडादेश ही उचित माना, अनिवार्य माना। तो मृत्युदंडादेश के मामले में मैंने क्लियर कर दिया होगा, इंग्लैंड की विधि से कंपेयर करके बता दिया है, ठीक है। भारत में क्या व्यवस्था वो बता दिया है और कुछ केस बता दिए कि हाँ ये केस होते हैं, ठीक है। अब मृत्युदंडादेश आप पूछ सकते हैं कि सर दे कौन सकता है, ठीक है। यानी जो निचले न्यायालय हैं क्या वो मृत्युदंड दे सकते हैं या माननीय उच्च न्यायालय या माननीय सर्वोच्च न्यायालय को ही यह अधिकार है कि वह सिर्फ मृत्युदंड दे सकता है। आपने बहुत से मामलों में कंफ्यूजन देखा होगा तो वो भी मैं दूर कर देता हूं, ठीक है। पहले थोड़ा सा इसको मैं साफ कर देता हूं। ओके, तो चलिए अब जो मृत्युदंड को देने का है तो जो अपर न्यायालय है, अपर न्यायाधीश है या जिला न्यायाधीश है, वो मृत्युदंड दे सकते हैं, ठीक है, वो मृत्युदंड दे सकते हैं। लेकिन इसके लिए एक शर्त है, ठीक है। सेशन न्यायाधीश, अपर सेशन न्यायाधीश मृत्युदंड दे सकते हैं, लेकिन इसके लिए शर्त है जो सीआरपीसी की धारा 28 कहती है। सीआरपीसी की धारा 28 कहती है कि यह दंडादेश, इस दंडादेश की पुष्टि जो है उच्च न्यायालय से करवानी होगी। पुष्टि क्या करवानी होगी, उच्च न्यायालय से करवानी होगी, ठीक है। तो ये डाउट भी क्लियर हो गया होगा, यानी सेशन न्यायाधीश, अपर सेशन न्यायाधीश मृत्युदंड दे सकते हैं, बस उसकी पुष्टि जो है उच्च न्यायालय से करवानी होगी। इसके साथ अगर आप धारा 354 भी मैं आपको बता देता हूं, यानी मृत्युदंड में जो है जब मृत्युदंड दिया जाता है तो उसमें न्यायाधीश
यह तो कहेगा कि यह इसे मृत्युदंड दिया जाता है, साथ में यह भी निर्देश देगा, धारा 354 कहती है कि साथ में यह भी निर्देश दिया जाएगा कि उस व्यक्ति को जिसको मृत्युदंड दिया गया है उसको जो है उसकी गर्दन में रस्सी डालकर तब तक उसे लटकाया जाए जब तक उसकी मृत्यु ना हो जाए, जब तक उसकी मृत्यु ना हो जाए। तो यह निर्देश भी साथ में देना अनिवार्य होता है, यानी गर्दन में रस्सी डालकर उसको तब तक लटकाया जाए जब तक उसकी मृत्यु ना हो जाए, यह निर्देश भी देना होता है मृत्युदंड के मामले में। धारा 354 ये कहती है। दूसरी बात, कौन दे सकता है वो बता दिया है, और कैसे दिया जाता है वो बता दिया है, आदेश की प्रकृति क्या है वो बता दिया है, कब दिया जाता है वो बता दिया है, इंग्लैंड की विधि से कंपेयर कर दिया। तो पूरा मृत्युदंड का चक्कर आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके बारे में, इसके बाद अब आप बहस करने में सक्षम हो गए हैं किसी भी वकील से, ठीक है। अब चलते हैं आगे। धारा 53 में मृत्युदंड मैंने कवर करवा दिया है। अब चलते हैं कारावास पर, ठीक है। अब चलते हैं कारावास पर। मृत्युदंड से संबंधित एक धारा और है, वो और कर लेते हैं। धारा, अगली ही धारा जो है 54, ठीक है। इसमें क्या कहा गया है कि मृत्युदंडादेश का लघुकरण किया जा सकता है। क्या कहा गया है कि मृत्युदंडादेश का लघुकरण किया जा सकता है। लघुकरण क्या है? लघुकरण का अर्थ क्या है कि समुचित जो सरकार है, समुचित जो सरकार है वह अपराधी की बिना सहमति के, अपराधी की बिना सहमति के मृत्यु दंड को लघुकरण कर सकती है, उसको जो है कम कर सकती है या उसको बदल सकती है, अपराधी की सहमति के बिना, अपराधी की सहमति के बिना। अब यहां पर एक इंटरेस्टिंग चीज आपको आएगी कि समुचित सरकार क्या होता है, तो इसका वर्णन धारा, अगली धारा में किया गया है। पहले ये समझ सकते हैं लघुकरण का अर्थ क्या होता है। लघुकरण का अर्थ होता है कि उस दंड को कम कर देना या उसकी प्रकृति को बदल देना, ठीक है। अब समुचित सरकार के बारे में मैं थोड़ा बता देता हूं। जो 55 का है, धारा 55 में देखिए दिया गया है आजीवन कारावास का लघुकरण और बाकी चीजें समान है। आजीवन कारावास का लघुकरण, बाकी चीजें समान है, यानी अपराधी की अनुमति की जरूरत नहीं है, सहमति की जरूरत नहीं है, सरकार चाहे तो कर सकती है उसकी बिना सहमति के। धारा 55 क में दिया गया है। ये धारा 55 को हम विस्तार से पढ़ेंगे। हम अब मृत्युदंड से संबंधित धाराएं उठा रहे हैं, तो पहले मैं मृत्युदंड को पूरा क्लियर कर दूं आपके माइंड में, उसके बाद आजीवन कारावास को उठाकर चलेंगे, ठीक है। धारा 55 क में समुचित सरकार की परिभाषा दी गई है। समुचित सरकार का अर्थ क्या है? अब यहां पर आपको थोड़ा संविधान का ज्ञान होना चाहिए। संविधान में जो 7वीं अनुसूची है, संविधान की जो 7वीं अनुसूची है, 7th शेड्यूल है, उसमें शक्तियों का विभाजन किया गया है। एक संघ सूची है, एक राज्य सूची है और एक समवर्ती सूची है, ठीक है। तो इसमें जो संघ सूची है, इसमें जितने भी सब्जेक्ट विषय डाले गए हैं उनमें जो है केंद्र सरकार की शक्ति है, ठीक है। यानी उन पर विधि कौन बनाएगा? केंद्र सरकार बनाएगा। इन विषयों में से कोई विधि जिसमें केंद्र सरकार ने बनाई है, उसमें उल्लेखित कोई व्यक्ति अपराध करता है, ठीक है, तो वह समुचित सरकार कौन होगी? केंद्र सरकार होगी। राज्य सरकार से संबंधित विषय हैं, उनमें राज्य सरकार का अधिकार है, ठीक है, शक्तियां हैं और उन पर राज्य सरकार विधि बना सकती है। उन विधियों से रिलेटेड किसी ने अपराध किया है, उसका लघुकरण करने की शक्ति किसके पास है? राज्य सरकार। तो यहां पर समुचित सरकार कौन हो गया? राज्य सरकार। अब कुछ मामले ऐसे होंगे जिसमें राज्य सरकार की भी शक्ति होगी, केंद्र सरकार की भी शक्ति होगी, तो उस मामले में केंद्र सरकार अविभावी करेगी, ओवरराइड करेगी। यानी जिस सीमा तक राज्य सरकार का फैसला केंद्र सरकार से अवरुद्ध का मतलब जो है ऊपर उठेगा, तो वहां तक जो राज्य सरकार का फैसला वो शून्य हो जाएगा। यानी केंद्र सरकार का फैसला जो है मान्य होगा वहां पर। अगर राज्य और केंद्र में बहस होती है, दवंद होता है कि इस पर हमने भी शक्ति है, इसको इसमें जो हमने भी विधि बनाई है और केंद्र ने विधि बनाई है, तो उसमें जो है केंद्र की विधि मान्य होगी, ठीक है, समवर्ती सूची वाले मामले में। तो समुचित सरकार का अर्थ क्या होता है कि जो शक्ति सरकार को दी गई है, उस शक्ति के आधार पर केंद्र सरकार ने विधि बनाई है, उसके अनुसार अगर आपने कोई अपराध किया है तो उसमें केंद्र सरकार को शक्ति है कि वह आपके दंड को जो है लघुकृत कर सकती है, उसको कम कर सकती है। मृत्यु दंड मिला है तो उसको आजीवन कारावास में बदल सकती है, ठीक है। और यह काम कौन करता है? राष्ट्रपति या राज्यपाल। यहां पर फिर क्षमा याचना की शक्ति आ गई राष्ट्रपति या राज्यपाल की, जो दी गई है
संविधान में है, ठीक है, जो विशेषाधिकारों में दी गई है, राष्ट्रपति या राज्यपाल की। संघ की है राष्ट्रपति की और राज्य में है राज्यपाल की, ठीक है। तो ये शक्तियां हैं। तो ये क्लियर हो गया होगा समूची सरकार का मतलब क्या होता है, ठीक है, लघुकरण कर सकते हैं। और अब चलते हैं हम धारा कारावास की जितनी धाराएं, कारावास की धाराओं पर चलते हैं। ये तो क्लियर हो गया होगा, मृत्युदंड से अब और कोई चीजें नहीं है, ये बिल्कुल मैंने क्लियर कर दिया है। अब चलते हैं कारावास की धाराओं पर। ओके, ठीक, आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब चलते हैं कारावास की धाराओं पर। धारा 55 मैंने बता दी है कि आजीवन कारावास का जो है क्या कर सकते हैं, लघुकरण कर सकते हैं बिना सहमति से। अब देखिए जो धारा 57 है, ठीक है, धारा 57 क्या कहती है कि जो आजीवन कारावास है, धारा 57 क्या कहती है आईपीसी की, जो आजीवन कारावास है वह 20 वर्ष के तुल्य माना जाएगा, वह 20 वर्ष के तुल्य माना जाएगा गणना में। यानी किसी को आजीवन कारावास दिया गया है तो इसका मतलब है उसको 20 वर्ष का कारावास दिया गया है। इंतजार कीजिए थोड़ा सा, ये जो बात है ये कंप्लीट सत्य नहीं है, ठीक है, इस पर न्यायालय के विभिन्न मत हैं, उसको हम थोड़ा विस्तार से आगे अब पढ़ेंगे। अब दूसरी बात कह सकते हैं कि आप सर धारा 53 से सीधा 57 पर आपने जंप कर दिया, तो मैंने कोई जंप नहीं किया है, 53 पूरा पढ़ाया है, 54 55 के बारे में आपको बता दिया है। और जो 56 है धारा, उसको जो निरसित कर दिया गया है, रिपील्ड कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया है, धारा 56 अब नहीं है। अब इसकी कवर जो है कहीं पर होगी, मुझे नहीं पता है। धारा 57 में जो है मैंने बता दिया क्या दिया गया है, धारा 58 और 59 को भी जो है निरसित कर दिया गया है। धारा 58 59 को भी जो रिपील्ड कर दिया गया है, धारा 58 59 का भी अस्तित्व अब नहीं है, ठीक है। अब धारा जो 60 है उसमें क्या दिया गया है कि जो भी कारावास दिया जाएगा, धारा 60 में क्या कहा गया है कि कोई भी कारावास जो दिया जाएगा उसका कुछ भाग हो सकता है सादा हो, कुछ भाग हो सकता है उसका कठिन हो, कठोर हो। यानी कारावास की प्रकृति मैंने बताई थी कैसी कैसी होती है, सादी होती है या कठोर होती है। तो कुछ भाग हो सकता है उसका सादा हो, यह न्यायालय पर निर्भर करता है। न्यायालय बोल सकता है कि इसका इतना कारावास तो जो है सादा होगा, यानी इसको जो शांत कमरे में रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो इतना कारावास है कठोर होगा। कठोर का मतलब है कि इससे काम करवाया जाएगा, कड़ी मेहनत करवाई जाएगी, इससे चक्की पिसवाई जाएगी, या इससे जो है खुदाई का या मजदूरी का काम करवाया जाएगा। तो ये होता कठोर कारावास, यानी जिसमें आपसे जो है मेहनत करवाई जाती है, काम करवाया जाता है, शारीरिक श्रम करवाया जाता है, उसको बोलते हैं कठोर कारावास, ठीक है। यानी बोलते चक्की, आपने सुना होगा फिल्मों में कि चक्की पीसते हुए देखना है, फिल्मों में कभी देखा होगा, कुछ लोग चक्की भी पीसते हैं जो कैदी होते हैं, तो ये कठोर कारावास ही होता है वो फिल्मों में जो देखा आपने, ठीक है। तो कठोर कारावास में जो है सादा भी हो सकता है, धारा 60 कहती है, और जो है वह कारावास जो कुछ कठोर भी हो सकता है। यानी न्यायालय पर निर्भर है कि किस अनुपात में सादा करेगा और किस अनुपात में जो है उसको कठोर करेगा। तो धारा 61 और 62 भी जो है रिपील्ड है, धारा 61 और 62 भी रिपील्ड है, यानी खत्म कर दी गई है। इनकी कबर कहीं पर होगी मुझे नहीं पता है, ठीक है। तो ये भी खत्म कर दी गई है। अब चलते हैं हम कारावास के बारे में विस्तार से चर्चा करने के लिए, ठीक है। कारावास क्या है, मृत्युदंड समझा दिया है, अब चलते हैं कारावास। अब एक मामला है मोहम्मद मुन्ना बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, उसमें कहा गया कि आजीवन कारावास से जो है अभिप्राय कठोर कारावास से है। यानी आजीवन कारावास अगर किसी को दिया जाता है, कहा जाता है कि उसको आजीवन कारावास दिया गया है, तो इसका मतलब है कि उसका कारावास कठोर होगा, सादा नहीं होगा, ठीक है, कठोर कारावास से। दूसरी बात, 14 से 20 वर्ष का हो सकता है, 14 से 20 वर्ष का हो सकता है, नहीं सॉरी 14 से 20 वर्ष के तुल्य नहीं है। देखिए मैंने बोला था ना आपको कि शुरुआत में क्या कहा गया कि 20 वर्ष के तुल्य माना जाएगा, लेकिन आगे न्यायालय के मामले आएंगे तो इसमें इसका इंटरप्रिटेशन होगा, और अब आपको थोड़ा थोड़ा मैं स्पष्ट करूंगा। इसमें न्यायालय ने क्या कहा गया कि 14 से 20 वर्ष के तुल्य नहीं है, यानी यह नहीं है कि सिर्फ 20 वर्ष का ही होगा, यह कितना भी हो सकता है, ठीक है। यह राज्य सरकार की शक्ति पर निर्भर करता है। आजीवन कारावास की अवधि राज्य सरकार कम कर सकती है। क्या कहा गया
कि राज्य सरकार कम कर सकती है, यह राज्य सरकार पर निर्भर करता है, यह राज्य सरकार पर निर्भर करता है, यह आजीवन भी हो सकता है या कितना भी हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 14 से 20 वर्ष ही होगा। यहां पर समझिएगा, धारा 57 में क्या कहा गया है कि 20 वर्ष के तुल्य माना जाएगा, लेकिन न्यायालय ने आगे इंटरप्रेट किया इसको, क्या कहा गया, मोहम्मद और बनाम यूनियन ऑफ इंडिया का मामला था, इसमें कहा गया कि यह जरूरी नहीं है कि 14 से 20 के वर्ष का होगा, यह कितना भी हो सकता है, आजीवन कारावास कितना भी हो सकता है, यह राज्य के नियमों पर निर्भर करता है, यानी राज्य की शक्ति पर निर्भर करता है ये, ठीक है। अब एक रामराज बनाम स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ का मामला है, रामराज बनाम स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ का मामला है। इसमें न्यायालय ने क्या कहा कि जो आजीवन कारावास है उसमें 14 वर्ष का कारावास तो गारंटेड है। क्या कहा, 14 वर्ष का कारावास तो विविक्षित है, यानी जरूरी है, गारंटेड है, करना इतना तो भोगना ही भोगना पड़ेगा, ठीक है। इसमें क्या कहा गया रामराज बनाम छत्तीसगढ़ के मामले में कि 14 वर्ष का तो गारंटेड है, भोगना ही भोगना पड़ेगा, उसके बाद राज्य सरकार कम कर सकती है या बढ़ा सकती है, उस पर निर्भर करता है, ठीक है, राज्य सरकार पर निर्भर करता है। अब एक खोखा उप प्रशांत सेन बनाम BK श्रीवास्तव का मामला है, 2013 का ही मामला है, ठीक है। इसमें क्या कहा गया कि आजीवन कारावास का मतलब 20 वर्ष के कारावास से नहीं है। अब यहां पर थोड़े दिमाग में, आपके पटल में, मस्तिष्क पटल में कुछ हलचल हो रही होगी कि सर क्या बोल रहे हैं, शुरुआत में बोला 20 वर्ष के समान है, उसके बाद बोला 24 से 20 वर्ष के समान नहीं है, उसके बाद बोला 14 वर्ष तो गारंटेड है, अब बोल रहे हैं कि 20 वर्ष के समान नहीं है। इसलिए मैंने आजीवन कारावास को मृत्यु दंड के बाद समझाना उचित समझा। अब मैं थोड़ा आपके जो दिमाग में हलचल हो रही है उसको शांत करने का प्रयास करता हूँ, ठीक है, शांत बैठे रहिए, कोई दिक्कत नहीं, अब मैं बिल्कुल क्लियर कर दूंगा आपके माइंड में। खोखा उर्फ प्रशांत सेन के मामले में क्या कहा गया, खोखा उर्फ प्रशांत सेन के मामले में क्या कहा, उर्फ प्रशांत सेन के मामले में क्या कहा कि आजीवन कारावास का मतलब 20 वर्ष के कारावास नहीं है, 20 वर्ष का कारावास नहीं, 20 वर्ष का कारावास नहीं है, यह जीवन पर्यंत कारावास है, यह पूरे जीवन का कारावास है, यानी जब तक व्यक्ति मरता नहीं तब तक उसको जेल में सड़ने दो, उसको उसमें रहने दो, ठीक है। अब एक दुर्योधन बनाम स्टेट ऑफ उड़ीसा का मामला है, यह 2014 का मामला है, ये खोखा वाला मामला था 2013 का, और एक 2014 का मामला है दुर्योधन बनाम स्टेट ऑफ उड़ीसा, ठीक है। इसमें क्या कहा गया कि आजीवन कारावास जो है जीवन पर्यंत कारावास है, यानी पूरे जीवन का कारावास है, जब तक उसे सरकार द्वारा कम ना किया जाए, जब तक उसे सरकार द्वारा कम ना किया जाए, कम ना किया जाए तब तक, कम ना किया जाए तब तक आजीवन कारावास क्या है, जीवन पर्यंत कारावास, यानी जब तक जिंदा है तब तक वह कारावास है, ठीक है। अब इन चीजों को मैं थोड़ा आपको समझा देता हूं, बहुत हलचल हो रही होगी आपके दिमाग में। अब इसमें आप एक करंट अफेयर का मामला है, अभी गुजरात सरकार ने अभी जो है एक सामूहिक रेप के दोषियों को जो है सजा से माफ कर दिया, उनकी सजा माफ कर दी, सामूहिक रेप के दोषी थे और इनको भी जो आजीवन कारावास मिला था, लेकिन गुजरात सरकार ने जो है इनको जो है इनके आचरण को देखते हुए इनको छोड़ दिया, उन्मुक्त कर दिया, ठीक है। तो ये मामला भी साथ में लेकर चलेंगे। अब इस पूरे घोल को, इस पूरे चक्कर को मैं आपके दिमाग में समझाऊंगा, ठीक है, बैठे रहिए। देखिए धारा 57 बोलती है 20 वर्ष के तुल्य माना जाएगा, ठीक है, यानी इसमें क्या कहा गया, माना जाएगा, गारंटेड नहीं बोला है, यानी अगर कोई बोलता है आजीवन कारावास तो हम बोल सकते हैं कि हाँ यार 20 वर्ष का होगा, हम बोल सकते हैं। अब आगे न्यायालय ने इसको इंटरप्रेट किया, तो न्यायालय ने कहा कि आजीवन कारावास का मतलब होता है कठोर कारावास, ठीक है, ये भी समझ में आ गया होगा। इसमें जो अवधि है इसको लेकर बहुत भ्रम थे, तो न्यायालय ने कहा कि 14 से 20 वर्ष के तुल्य नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ 14 से 20 वर्ष का होगा। हमने क्या माना था कि 20 वर्ष का तो होगा ही होगा। न्यायालय ने कहा नहीं, आप गलत मान रहे हो, आपकी अवधारणा गलत है, ये सिर्फ आपको थोड़ा सा संतुष्टि देने के लिए था कि हाँ सर 20 वर्ष के लिए तो होगा। न्यायालय ने कहा नहीं, 14 से 20 वर्ष के तुल्य नहीं है, यह कितना भी हो सकता है। उसी को आगे बढ़ाते हुए जो खोखा का मामला था उसमें क्या कहा गया कि यह जीवन पर्यंत होगा। आजीवन कारावास का अर्थ है जीवन पर्यंत,
और उसी के बाद जो है अगला मामला आया, उस दुर्योधन का मामला आया, उसमें क्या कहा, यह जीवन पर्यंत होगा तब तक जब तक सरकार इसे कम नहीं करती है। ठीक है, यानी जो चीजें अब तक चली आ रही थी वो गारंटेड नहीं थी, वो सिर्फ सोच थी, वो सिर्फ मानना था, यानी आजीवन कारावास इतना होगा, दूसरे ने कहा नहीं यार इतना होगा। लेकिन जो गारंटेड न्यायालय ने चीज निकालकर इसकी समरी दी, वो यह कहा कि आजीवन कारावास का अर्थ है कि यह आजीवन ही होगा। ठीक है, यानी यह जिंदगी भर का ही है, लेकिन यह सरकार पर निर्भर है कि वह उन व्यक्तियों के जो है आचरण को देखते हुए उनकी जो बाकी सजा को माफ करती है, छोड़ती है, या उन्हें जो है वहीं पर बंदी बनाए रखती है, यह सरकार पर निर्भर है। तो आजीवन कारावास का अर्थ क्या है कि ना तो 20 वर्ष का ना 14 वर्ष का, इसका मतलब है कि यह जीवन भर का कारावास है। लेकिन इसमें एक मामले में न्यायालय ने कहा कि 14 वर्ष तो गारंटेड है ही है। आजीवन कारावास की इतनी बेइज्जती भी मत करो कि आजीवन कारावास दिया और सरकार ने उसकी सारी सजा ही माफ कर दी और उसको साल भर में जो बाहर निकाल दिया। न्यायालय ने कहा ऐसा नहीं चलेगा, कम से कम 14 वर्ष तो गारंटेड है। 14 वर्ष का कारावास तो उन्होंने जो है काटा हो, तभी जो है उनको उनकी बाकी सजा से जो है सरकार उन्हें मुक्ति दे सकती है। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा। अब एक बार थोड़ा सा दोबारा मैं समराइज कर देता हूं जल्दी जल्दी में। देखिए, जो पहले धारा 57 में दिया गया, इसमें सिर्फ माना गया है, तुलना की गई है, गारंटेड नहीं कहा गया कि इतना होगा ही होगा। आगे न्यायालय ने कहा कि जो कारावास होगा वह कठोर कारावास होगा। दूसरी बात यह 14 वर्ष तो गारंटेड होगा, और तीसरी बात जो बाकी सजा है वह सरकार पर निर्भर है, माफ करे नहीं करे, ठीक है, उस पर निर्भर हो कितना रखना चाहती। तो ये कंप्लीट जो है आजीवन कारावास की समरी थी, ये मैंने अच्छे से आपको समझा दिया। अब चलते हैं कारावास किन किन मामलों में दिया जा सकता है। आजीवन कारावास कब दिया जाएगा, या जो साधारण कारावास वो कब दिया जाएगा, ये चीजें अब थोड़ा लेकर चलते हैं। ठीक है, इसको मैं थोड़ा साफ कर देता हूं। और जो गुजरात सरकार का अभी करंट अफेयर वाला मामला था, ये मैं बताना भूल गया। तो इसमें क्या था कि इसमें जो है इन्होंने 14 वर्ष की सजा पूरी कर ली थी और इनको छोड़ा गया, सरकार ने इनको जो छोड़ दिया। तो ये जो मैंने समरी बताई है, ये यहाँ पर गुजरात वाले मामले पर अब करंट में जो चल रहा था इस पर लागू होती है। ठीक है, यानी राज्य सरकार ने, गुजरात सरकार ने इन्हें इनकी जो बाकी सजा को क्या कर दिया, माफ कर दिया। ठीक है, तो ये गुजरात सरकार का मामला, तो गुजरात का मामला है, ये बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं हम कारावास के प्रकारों के बारे में, कठोर कारावास, साधारण कारावास, एकांत कारावास। ठीक है, कारावास के प्रकारों के बारे में। कारावास के प्रकार क्या होते हैं, कठोर कारावास, साधारण कारावास और एकांत कारावास। ठीक है, कठोर कारावास मैंने बता दिया। कठोर कारावास का मतलब होता है अनाज पीसना, पानी खींचना, लकड़ी काटना वगैरह वगैरह। अब यह पूछ सकते हैं कि सर कठोर कारावास दिया कब जाता है। ठीक है, तो यह तब दिया जाता है कि किसी व्यक्ति को आपने मृत्युदंड दिलवा दिया हो झूठी गवाही देकर, तो आपको कठोर कारावास दिया जा सकता है। ठीक है, दूसरी बात, आपने जो है लोक सेवा का अवैधानिक रूप से व्यापार करना, नहीं, ये तो फिर साधारण कारावास वाले मामले आ गए। ठीक है, कठोर कारावास दिया जा सकता है जघन्य मामलों में, गंभीर मामलों में दिया जा सकता है। ठीक है, जघन्य और गंभीर मामलों में क्या दिया जाएगा, कठोर कारावास दिया जाएगा। यानी जो मृत्युदंड के समान ही है, जिन मामलों में मृत्युदंड दिया जा सकता है जो उसी के समान है या उससे थोड़े नीचे हैं, वो कठोर कारावास के भागी हो सकते हैं। यहां पर सिर्फ मैं तुलना करके बता रहा हूं, गारंटेड नहीं बता रहा हूं। ठीक है, हो सकते हैं वो कठोर कारावास के भागी। कठोर कारावास मैंने बता दिया। अब चलते हैं साधारण कारावास पर। साधारण कारावास बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आपने कई बार देखा होगा फिल्मों में कि कोई जज है और कोई व्यक्ति आता है, उस जज की जो कार्रवाई में अदालत चल रही है उसमें बाधा डालता है, तो जज कांस्टेबल को बुलाता है और कहता है इसको जेल में डाल दो। तो यही है वो साधारण कारावास। ठीक है, यह साधारण कारावास धारा 55 क्या कहती है, धारा 55 से 505 तक समझिए। धारा 55 कहती है, इसकी न्यूनतम अवधि और अधिकतम अवधि के बारे में बताती है कि कारावास कितना हो सकता है। तो जो 14 वर्ष तक हो सकता है अधिकतम अवधि। ठीक है, किसी दंड के लिए कारावास की अधिकतम अवधि 14 वर्ष तक हो सकती है, और न्यूनतम अवधि जो 24 घंटे या न्यायालय जब तक उठे तब तक हो सकती है। ठीक है, धारा 505 और 5 क्या कहती है, 55 क्या कहती है कि जो कारावास की अधिकतम अवधि है,
वह 14 वर्ष तक हो सकती है। जैसे मैंने बताया था 14 वर्ष तो गारंटेड होता है, इसके बाद न्यायालय और इसके बाद सरकार पर निर्भर है। जो न्यूनतम अवधि है कारावास की वह 24 घंटे या जब तक न्यायालय की कार्रवाई चल रही है तब तक, या न्यायालय अपनी कार्रवाई समाप्त नहीं करता तब तक हो सकती है। यानी यह होता है कि जैसे कोई व्यक्ति आया, उसने न्यायालय की कार्रवाई में बाधा डाली, तो है जज साहब क्या बोलते हैं कि इसको जेल में डाल दो, कांस्टेबल को बुलाते हैं, इसको उठाकर जेल में डाल दो, ठीक है। और जैसे ही अदालत की कार्रवाई समाप्त हो जाती है उसको उस जेल में से छोड़ दिया जाता है। तो यहां पर कारावास की अवधि कितनी है? जितने समय अदालत की कार्रवाई चली। तो ये क्या था? न्यूनतम कारावास था। ये क्या था? धारा 505 के अनुसार न्यूनतम कारावास था। और अधिकतम क्या हो सकता है? 14 वर्ष तक हो सकता है, ठीक है। और ये दोनों ही क्या थे? साधारण कारावास थे, यानी कि इसमें कोई विशेष व्यवस्था नहीं की गई थी, कोई गंभीरता इसमें नहीं डाली गई थी कि आपको वहां पर चक्की पीसना है। इसमें सिर्फ उसको बंद करना था, उद्देश्य यह था। अब यह किन किन चीजों में दिया जा सकता है साधारण कारावास? देखिए, धारा 168 169 कहती है कि लोक सेवक का अवैधानिक रूप से व्यापार करना और संपत्तियां क्रय विक्रय करना। संहिता की धारा 168 159 कहती है, 169 कहती है कि लोक सेवक है कोई, वह अवैधानिक तरीके से जिसके लिए उसे प्राधिकृत नहीं किया गया है, उसको ऑथेंटिसिटी उस चीज की नहीं दी गई है, उसके लिए वह कोई कार्य करता है, किसी संपत्ति का क्रय विक्रय करता है, तो वह आजीवन कारावास का भोगी होगा। नहीं, साधारण कारावास का भोगी होगा। क्रय विक्रय, यहां पर मैं गलत लिख गया, क्रय विक्रय, ठीक है। क्रय विक्रय करता है कोई लोक सेवक है, तो वह जो साधारण कारावास के लिए डाला जा सकता है, उसको साधारण कारावास की सजा मिल सकती है। अब आगे चलते हैं कि कोई आदेश है या कोई कार्रवाई है, उससे बचने के लिए कोई गायब हो जाता है, ठीक है। तो साधारण कारावास कौन सी धारा के अंतर्गत होगा? तो धारा 172 कहती है कि कोई आदेश या कार्यवाही से बचने के लिए गायब हो जाता है तो उसको साधारण कारावास दिया जा सकता है। साधारण कारावास क्या दिया? उसको दिया जा सकता है, यानी आदेश बेचा और उससे बचने के लिए वह गायब हो गया। अब कुछ लोग ज्यादा तेज दिमाग के होते हैं, तो वो सोचते हैं कि हमें आदेश मिला ही नहीं, या हमने आदेश जो है मिला है तो हम गायब हो जाएंगे, तो हमारे ऊपर कोई समस्या नहीं आएगी। लेकिन बेटा मैकाले तुमसे भी बहुत तेज था, ठीक है। उसने वो सारी परिस्थितियां सोच ली थी जिनमें गड़बड़ झाला हो सकता था, और उसने सभी इसमें डाल रखा है, ठीक है। तो आईपीसी से बचने की हिम्मत मत करना कभी, या ज्यादा चालू बनने की कोशिश मत करना, ठीक है। कुछ लोग करते हैं, तो उनके लिए जो ज्यादा चालू बनने की कोशिश करते हैं या बचने की कोशिश करते हैं, ये साधारण कारावास की व्यवस्था की गई है। इसमें जेल में मजिस्ट्रेट डाल सकता है उठा के, ठीक है। अब गायब, अवरोध, अनुपस्थित या आबद्ध, एक सेकंड, अब मैं देखिए इनको कई धाराएं हैं, क्लियर बता देता हूं। गायब, अवरोध, अनुपस्थित, आबद्ध, देने के लिए आबद्ध, ठीक है। इनमें सभी में यही चीज कॉमन है, यही वर्ड कॉमन है, और इसके लिए जो है धारा 172 से 76 तक, ठीक है। धारा 172, 173, 174, 175, 176 ये धाराएं हैं, सेक्शन है, ठीक है। क्या है? धाराएं हैं। अब यहां पर देखिए, समझिए, कोई व्यक्ति किसी आदेश का पालन करने के उद्देश्य से गायब हो जाता है तो धारा 172 के अनुसार साधारण कारावास उसको मिलेगा। अवरोध डालता है किसी कार्रवाई में, कोई कार्रवाई चल रही है, सरकारी कार्रवाई चल रही है, उसमें अवरोध डालता है तो धारा 173 के अनुसार साधारण कारावास मिलेगा, और वह कितना भी हो सकता है, मैंने बता दिया, न्यूनतम और अधिकतम 24 घंटे से 14 साल, ठीक है। अनुपस्थित रहता है किसी कार्रवाई में, धारा 174 के अनुसार साधारण कारावास दिया जा सकता है। आबद्ध है कोई कार्य करने के लिए, विधि ने उसको वह काम सौंपा है, सरकार ने उसको नियुक्त किया है कि यह तुम काम करोगे, और वह नहीं करता है, बोलता है कि बिगाड़ दो, तुम्हें जो करना है कर लो, मैं यह काम नहीं करूंगा, तो वह 175 के अनुसार जेल का भागी हो सकता है, उसे जेल में डाला जा सकता है साधारण कारावास के अंतर्गत 24 घंटे से 14 साल तक, ठीक है। अब कोई काम या कोई जानकारी देने के लिए आबद्ध किया गया है विधि द्वारा कि तुम यह जानकारी दोगे, ठीक है, इन लोगों को, और वह महाशय नहीं देता है, तो धारा 176 के अनुसार उसे जो है साधारण कारावास मिल सकता है, ठीक है। अब कोई गलत सूचना देता है, अशुद्ध सूचना देता है, तो धारा 177 के अनुसार उसे भी साधारण कारावास मिल सकता है। दूसरी बात, कोई लोक सेवक है, वह बोलता है शपथ ले लो और शपथ नहीं लेता है, शपथ लेने से मना करता है, ठीक है,
और नहीं ग्रहण करता तो धारा 178 के अनुसार उसे भी साधारण कारावास मिल सकता है। इसके बाद कोई हस्ताक्षर करता है किसी लोक सेवक के समक्ष और उसमें चूक करता है, तेज बनता है, दिमाग ज्यादा लड़ाता है कि मैं तो गलत हस्ताक्षर कर दूंगा और बोल दूंगा ये तो मैंने हस्ताक्षर बाद में नहीं किए, तो उन हास्य के लिए भी यहां पर व्यवस्था है। धारा 180 के अंतर्गत उन्हें भी जो है साधारण कारावास मिल सकता है। कौन सी? धारा 180 के अंतर्गत। ध्यान रखना मुन्ना मुनियो, ठीक है, ज्यादा तेज श्यानपट्टी मत दिखाना। मैंने बोला था मेकाले साहब बहुत तेज थे, सब कुछ यहां पर ढाल के रखा है। ओके। और कोई सूचना बाध्य होने पर भी किसी लोक सेवक की सहायता करने में चूक करना, यानी ये आप बाध्य हो उस काम के लिए, यानी किसी कांस्टेबल को जो है सुरक्षा गार्ड लगाया गया है किसी लोक सेवक का, तो उसका उद्देश्य उसकी सुरक्षा करना है। अगर वो सुरक्षा नहीं करता है तब वह कारावास का भागी होगा, उसे साधारण कारावास मिल सकता है धारा 187 के अंतर्गत, ठीक है, धारा 187 के अंतर्गत, ठीक है। इसके बाद आते हैं कि मान लीजिए कोई पुलिस कांस्टेबल है, कोई पुलिस का व्यक्ति है, उसने जो किसी को अभिरक्षा में रखा हुआ है, कस्टडी में रखा हुआ है, ठीक है, कोई अपराधी है और वह उसकी अभिरक्षा से छुटकाकर भाग जाता है, उसको धोखा दे जाता है और वह व्यक्ति जो पुलिस वाला उसको पकड़ने की कोशिश नहीं करता है, तो यहां पर गलती पुलिस वाले की है। और इसके लिए वह धारा 223 से 25 के लिए धारा 223 और 225 के अंतर्गत साधारण कारावास के लिए जाएगा, साधारण कारावास उसको मिलेगा। वह यहां पर दोषी है क्योंकि उसने जो है उसको भाग जाने दिया और यह सहन किया, उसको पकड़ने की कोशिश नहीं की, ये चीजें नहीं की, तो उसको धारा 223 से 225 के अंतर्गत जो है साधारण कारावास मिलेगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं कि न्यायिक कार्रवाई कर रहे लोक सेवक का अपमान करना या न्यायिक कार्रवाई में अवरोध उत्पन्न करना, तो धारा 228 के अंतर्गत उसे भी जो है साधारण कारावास मिलेगा। धारा 228 के अंतर्गत उसे भी क्या मिलेगा? साधारण कारावास मिलेगा। न्यायिक कार्रवाई में अवरोध डालना, न्यायिक कार्रवाई कर रहे लोक सेवक का अपमान करना, ये चीजें भी साधारण कारावास के लिए डालेंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं कि किसी लोक सेवक ने आदेश दिया कि भाई तुम ये गलत काम छोड़ दो, ठीक है, ये जो अपदूषण कर रहे हो, ये प्रदूषण कर रहे हो, इनको बंद कर दो, और आप नहीं मानते हो, आप नहीं मानते हो कि हम तो नहीं करेंगे, बोलो क्या करोगे? तो हम बोलेंगे कि हम आपको साधारण कारावास देंगे। धारा 291 हमें सशक्त करती है कि हम जेल में उठाकर आपको डालेंगे, साधारण कारावास देंगे। किसके लिए? अदूषण कर रहा है, कोई प्रदूषण कर रहा है और उसको जो है कहा गया है कि भाई मत करो, जुर्माना भी लगा दिया है, उसके बाद भी मुन्ना नहीं मानता है तो उठाकर जेल में डाल देंगे, साधारण कारावास उसको मिलेगा, ठीक है। ओके। सदोष अवरोध कारित करने के लिए 341 हो गया। मानहानि करना, जानबूझकर मानहानि करना, वक्तव्य प्रकाशित करना, विक्रय करना, तो इनके लिए भी जो साधारण कारावास हो गया। क्षत्रिय की शीलता का अपमान करना या कोई शब्द कहने या हाव भाव प्रकट करना, तो धारा 509 कहती है उनको भी जो जेल में डाल दो उठा के, ठीक है। क्षत्रिय की शालीनता का अपमान करना, हाव भाव से, शब्दों से, किसी भी प्रकार से, तो साधारण कारावास में डाल दो। देखा होगा कई बार कुछ लोग जो है क्षत्रिय के साथ अपमान करते तो पुलिस उनको उठाकर ले जाती है और जेल में बंद कर देती है, तो ये इसी के अंतर्गत है, धारा 509 के अंतर्गत, ठीक है। ओके, अब ये जो साधारण कारावास वाला चैप्टर है ये अब कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं हम एकांत कारावास पर। बहुत ही लंबा गहराई वाला लेक्चर है, चिंता मत कीजिए, मैंने जो बोला था वही होगा। किसी भी वकील से बहस करने में सक्षम हो जाएंगे, अगर 2-3 बार वीडियो देख ली तो बापू हो जाएंगे लोक के क्षेत्र में, ये मैं गारंटी दे रहा हूं, ठीक है। तो अब एकांत कारावास पर चलते हैं। साधारण कारावास में कुछ भी नहीं छूटा है, पूरी चीजें कंप्लीट करवा दी है, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो छूटी है। अब एकांत कारावास के लिए जो धारा है 73-74, ठीक है, धारा 73-74 में जो एकांत कारावास के बारे में दिया गया है, एकांत कारावास की अवधि कितनी होगी, किस प्रकार होगा, तो उस पर चलिए चलते हैं। और इसके बाद जो आता है संपत्ति का जब्त करना है, जुर्माने वाले प्रावधान, उनको भी हम लेकर चलेंगे। पहले हम इसमें चलते हैं। 6 माह से अधिक का कोई कारावास है, उसमें एकांत कारावास कितना हो सकता है? मैंने क्या बताया था कि न्यायालय दे सकता है एकांत कारावास इतना होगा या कम होगा या ज्यादा होगा। तो 6 महीने से कोई अधिक नहीं है, यानी 6 महीने से कम का है। फिर 1 वर्ष से कम का कारावास है, फिर 1 वर्ष से अधिक का कारावास है,
तो इसमें जो एकांत कारावास मिल सकता है 6 महीने वाले में मिल सकता है 1 माह का एकांत कारावास, 1 वर्ष से अगर कोई कम का है तो उसमें मिल सकता है 2 माह का एकांत कारावास, और अगर 1 वर्ष से अधिक का है तो उसमें मिल सकता है 3 माह का एकांत कारावास। ठीक है, तो ये चीजें मिल सकती हैं। धारा 73-74 के बारे में व्यवस्था करती है। अब यहां पर एक चीज इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान देना आपको जरूरी है कि एकांत कारावास की व्यवस्था क्या होगी और एकांत कारावास जो है किस प्रकार दिया जाएगा। सर थोड़ा हमें वो भी बता दीजिए। ठीक है, कि एकांत कारावास कैसे दिया जाएगा, कितना दिया जाएगा, किस प्रकार दिया जाएगा, वो भी हमें बता दीजिए। तो 73-74 को आप ध्यान से देखिए। ठीक है, एकांत कारावास जो होगा अगर वह 3 महीने से कम का है, ये तो मैंने बताया 6 महीने से कम का तो 1 माह का हो सकता है, अगर 3 महीने से कम का है तो 14 दिन की अवधि होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर 3 माह से ज्यादा का है तो 7-7 दिन के अंतराल में दिया जाएगा। इसके देते समय यह ध्यान रखा जाएगा कि 7 दिन के एकांत कारावास के बाद उसको जो है कुछ समय लोगों से मिलने दिया जाए, जेल में डाला जाए, और उसके बाद फिर उसको एकांत कारावास में डाला जाए। यानी ये नहीं है कि 3 महीने का एकांत कारावास दिया गया है तो 3 महीने ही उस व्यक्ति को समाज से काटकर, लोगों से काटकर एक कमरे में बंद कर दिया जाएगा। इससे वह व्यक्ति पागल हो सकता है। ठीक है, और उसकी मानसिक जो व्यवस्था है वो ढुलमुल हो सकती है, वह उसकी मानसिक अव्यवस्था हो सकती है। तो इसलिए उसको जो है एक साथ नहीं दिया जाता है, कुछ चाहे तो 14 दिन की अवधि के अंतर्गत दिया जाएगा कि 14-14 दिन में दिया जाएगा, या 7-7, अगर लंबा है तो 7 दिन में दिया जाएगा। ठीक है, 7 दिन का दिया, फिर उसको वापस जेल में डाला, फिर 7 दिन का एकांत कारावास दिया। तो एकांत कारावास जो है इस प्रकार दिया जाता है। ठीक है, अब चलते हैं हम, एकांत कारावास के बारे में मैंने बता दिया है। अब चलते हैं हम, अगर कोई व्यक्ति संपत्ति का जब्तीकरण कब होता है या उसकी संपत्तियों कब जब्त किया जाता है, किसी व्यक्ति की संपत्ति को कब जब्त किया जाता है। देखिए संपत्ति का जब्तीकरण, मैत्री वाले राज्य वाला राज्य है कोई, जैसे पाकिस्तान से भारत की मैत्री है। ठीक है, अब कोई पाकिस्तान में जाकर डकैती डालता है, लूटपाट करता है। ठीक है, तो वहां पर सरकार क्या करेगी, धारा 126 के अंतर्गत कि उसकी संपत्ति को जब्त कर लेगी। ठीक है, उसकी संपत्ति को क्या कर लेगी, जब्त कर लेगी। इसी प्रकार अगर कोई व्यक्ति लोक सेवक है, अवैध रूप से संपत्ति क्रय करता है, खरीदता है, बेचता है, और उसको यह करने से मना है विधि में, तो सरकार उसकी संपत्ति को जब्त कर सकती है। ठीक है, तो ये संपत्ति का जब्तीकरण से संबंधित प्रावधान है। यानी सरकार जो है जब असमर्थ हो जाती है उसको पकड़ने में, तो उसकी संपत्ति को जब्त कर लिया जाता है, उसकी भरपाई करने के लिए यह व्यवस्था होती है। ठीक है, अब जो है इससे संबंधित जितनी भी चीजें हैं, जैसे कारावास से संबंधित एकांत कारावास, साधारण कारावास, कठोर कारावास, मृत्युदंड, ये धारा 53 से लेकर जो 61 तक हैं, 62 तक हैं, बिल्कुल मैंने क्लियर कर दी है। इनमें कोई समस्या अब आपको नहीं आने वाली। ठीक है, किसी वकील से बहस कर लीजिए, 1 बार 2 बार इस वीडियो को देख लीजिए। अब आगे चलते हैं हम जुर्माने के प्रावधानों पर, जो धारा 63 से शुरू होते हैं। ठीक है, और धारा 63 से 75 तक अब हम फिर चलते हैं। थोड़ा सा मैं इसको साफ कर देता हूं और थोड़ा मैं पानी पी लेता हूं, गला सूख गया, 1 घंटे से लगातार बोल रहा हूं। और तब तक आप सब्सक्राइब कर दीजिए अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो। ओके, अब चलते हैं जुर्माने पर। देखिए जुर्माने की रकम जो है, धारा 63 क्या कहती है, धारा 63 कहती है कि जुर्माना लगाया जा सकता है, लेकिन इस धारा की इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें रकम नहीं दी गई है कि कितना लगाया जा सकता है। ठीक है, इसमें कहा गया है कि जुर्माना लगाया जा सकता है, इसमें प्रावधान है कि हाँ जुर्माना लगाया जा सकता है, लेकिन सीमा निर्धारित नहीं की गई, अमर्यादित है, अनलिमिटेड है। अब यहां पर हम थोड़ी न्यायालय के निर्णय को देखते हैं, तभी हम इस धारा को अच्छे से समझ सकते हैं। तो न्यायालय के निर्णय क्या कहते हैं, एसोसिएशन ऑफ विक्टिम्स ऑफ उपहार ट्रेजेडी बनाम सुशील अंसल का एक मामला है, उसमें न्यायालय ने क्या कहा कि जो अपराध है उसकी गंभीरता को रखते हुए जुर्माना अत्यधिक नहीं होगा, यानी जुर्माना
अपराध की गंभीरता के अनुसार होगा, अपराध की गंभीरता के अनुसार होगा, अत्यधिक नहीं होगा, इससे अत्यधिक नहीं होगा। किस मामले में है कहा, एसोसिएशन ऑफ ट्रेजेडी ऑफ उपहार विक्टिम और सुनील अंशुल का ये मामला था, सुशील अंशल का ये मामला था। तो इसमें माननीय न्यायालय ने ये चीजें कही। अब यह आगे चलते हैं धारा 64 पर। अब कोई व्यक्ति जुर्माने से दंडित किया गया है और वह जुर्माना नहीं देता है तो तब क्या करे, तो उसको तब कारावास दिया जाएगा। धारा 64 क्या कहती है कि कोई व्यक्ति जुर्माने से दंडित हुआ है, ठीक है, और धारा 64 क्या कहती है, कोई व्यक्ति जो जुर्माने से दंडित हुआ है और वह जुर्माना नहीं देता है तो वह कारावास से दंडित होगा, कारावास से दंडित होगा। और यह कारावास कितना होगा, या यह कारावास बोल सकते हो कि सर यह कारावास, मान लीजिए उसको पहले ही जेल है, वह पहले ही कारावास में, तो क्या मान लीजिए उसको पहले 14 वर्ष की जेल हुई है और अब इस जुर्माने के अनुसार उसे जो मान लीजिए 2 वर्ष की जेल हुई है, मान लीजिए 6 महीने की जेल हुई है, अधिकतम 6 महीने की ही हो सकती है, इसके प्रोविजन मैं आगे बताऊंगा। तो कारावास 14 वर्ष का और 6 महीने की, तो क्या 14 वर्ष प्लस 6 महीने होगा या 14 वर्ष में ही 6 महीने होगा, कि 14 वर्ष के साथ ही 6 महीने चलेंगे और उसको टोटल, तो यहां पर मैं क्लियर कर दूं 14 वर्ष प्लस 6 महीने होगा। न्यायालय ने कहा है कि 14 वर्ष प्लस 6 महीने होगी, यानी जो कारावास दिया गया है उसमें एड ऑन होगा, उसके बाद उसको जो है जुर्माने की रकम के लिए अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा जितना डिसाइड होगा, ठीक है। तो इस प्रकार होगा। अब यह पूछ सकते हैं कि सर जुर्माने का अर्थदंड कब कब दिया जा सकता है, ठीक है, ये हमें बताइए। तो यहां पर देखिए कोई व्यक्ति है, उसकी संपत्ति है, उसमें विधि विरुद्ध कोई कार्य करने के लिए कुछ लोग इकट्ठे होते हैं, ठीक है, कुछ लोग विधि विरुद्ध कार्य करने के लिए वहां पर इकट्ठे होते हैं, तो क्या उस व्यक्ति को जो है जुर्माना लगाया जा सकता है कि आपकी संपत्ति पर, आपकी जमीन पर, ठीक है, लोग इकट्ठे हुए, उन्होंने विधि विरुद्ध कार्य किया तो आपने इनको रोका क्यों नहीं, तो हाँ बिल्कुल उसको यहां पर जुर्माना लगाया जा सकता है। और धारा 154 जो है लोक अधिकारी को है सशक्त करती है, धारा 154 जो है लोक सेवक को है कार्य करने के लिए सशक्त करती है कि किसी की संपत्ति पर, जमीन पर अगर कोई विधि विरुद्ध कार्य करता है या इकट्ठे होते हैं लोग विधि विरुद्ध कार्य करने के लिए, तो उसको यहां पर जुर्माना लगाया जा सकता है उस व्यक्ति को, ठीक है। धारा 154 यह बोलते हैं। और जुर्माना किन किन चीजों में लगाया जा सकता है, एक धारा 290 है जो अन्य मामलों को समेटती है, यानी जो चीजें इस धारा में उल्लेखित नहीं है जुर्माने से रिलेटेड और कोई अन्य मामला है जो जुर्माने से संबंधित है, जैसे कोई लोक अपदूषण है जो कहीं दंडित करने के लिए व्यवस्था उसकी नहीं है, तो वह जो धारा 290 के अंतर्गत आएगा और उसको जुर्माना लगाया जा सकता है। धारा 290 के अंतर्गत उसको जुर्माना लगाया जा सकता है लोक अपदूषण के लिए, जो कहीं पर उल्लेखित नहीं है। जैसे कोई पब्लिक प्लेस पर धूम्रपान करता है, सिगरेट पीता है, तो सरकार क्या करेगी, 290 के अंतर्गत उसको जो है जुर्माना लगा देगी। तो यहाँ पर ये व्यवस्था, यहाँ पर मैंने ये जो है आपकी लाइफ से जोड़कर इस चीज को बता दी है, अब समझ में आ गया होगा, ठीक है। कोई व्यक्ति जन स्वास्थ्य की हानि करता है, जैसे कोई कोरोना चल रहा है और उसके बाद भी मास्क नहीं लगाता है, तो यहाँ पर 278 के अंतर्गत उसको जो जुर्माना चिपका दिया जाएगा। धारा 278 के अंतर्गत उसको जो है जुर्माना चिपका दिया जाएगा, जन स्वास्थ्य की कोई व्यक्ति हानि कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर धारा 278 के अंतर्गत उसको जुर्माना लगा दिया जाएगा, ठीक है। तो ये होगा जुर्माने से रिलेटेड प्रोविजन। अब थोड़ा आगे चलते हैं। अब आपने जो है इसमें आईपीसी में 2 शब्द देखे होंगे, दंडित और दंडनीय। तो इन दोनों का मतलब दंडनीय या दंडित का मतलब दंड देना ही होता है, ठीक है। तो न्यायालय उस दंड देने के लिए बाध्य है, इसका मतलब यह होता है, यानी कहीं पर उल्लेखित अगर आप यह अपराध करते हैं तो इसके लिए इतना दंड होगा, तो न्यायालय यह 2 चीजें उल्लेखित मिलती हैं कि अगर आप यह अपराध करते हैं तो इसके लिए दंडनीय होंगे, दूसरी लिखी होती है कि आप इसके लिए दंडित होंगे। तो दोनों ही शब्दों में, दंडित और दंडनीय, दोनों में ही न्यायालय जो है दंड देने के लिए बाध्य है, न्यायालय दंड देगा ही देगा, ठीक है। अब आते हैं कि जुर्माने का या इसका अर्थदंड का भुगतान नहीं किए जाने पर कितना कारावास होगा, ठीक है। तो 65 से 70 क्या बोलते हैं
कि पहले में तो हमें पता होता था कि हम भाई इतना कारावास, इसका इतना जुर्माना है तो इसको जो है डाल दो। अब व्यवस्था ऐसी आती है कि उसको कारावास तो दिया जा सकता है, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि इसको जुर्माना कितना लगाया जाए, क्योंकि कोई चीज उल्लेखित ही नहीं आईपीसी में। तो उसको लेकर मैं थोड़ा आपको यहाँ पर क्लियर करता हूँ और दोनों चीजों को कंपेयर करके आपको बताता हूँ। धारा 63 और 64 में सिर्फ जुर्माने से संबंधित बताया गया है कि क्या बताया गया, सिर्फ जुर्माने से संबंधित बताया गया कि जुर्माना इतना नहीं होगा। इसमें एक तो रकम डिसाइड नहीं है, दूसरी धारा 64 में क्या कहा गया है कि जुर्माना अगर कोई नहीं देता है तो उसको दंडित कारावास से किया जाएगा। बस ये दो चीजें उल्लेखित है और साथ में उल्लेखित है कि एड ऑन होगी उसका कारावास, और कुछ उल्लेखित नहीं है। इसको आगे बढ़ाने के लिए अगली धाराओं का ज्ञान हमें लेना जरूरी है। ठीक है, तो चलिए धारा 65 पर चलते हैं। धारा 65 इसको थोड़ा आगे बढ़ाती है। धारा 65 क्या कहती है कि जुर्माना अथवा अर्थदंड का भुगतान ना करने पर दिया जाने वाला कारावास कौन सा कारावास होगा। ठीक है, यानी कई जगह ऐसा होता है कि कारावास भी होता है और जुर्माना भी होता है, तो उस समय क्या किया जाएगा। देखिए धारा 65 क्या कहती है कि जुर्माना भी उल्लेखित है, किसको, या तो इतना जुर्माना लगाया जाए या इतना दंड दिया जाए। जैसे आपने कहीं पर देखा होगा कि 500 रुपए का जुर्माना या 6 महीने का कारावास, ऐसी चीजें आपने लिखी हुई देखी होंगे। ठीक है, तब आप बोल सकते हैं कि यह व्यक्ति जो है इसके पास सर पैसे नहीं है, तो ये क्या करेगा, इसको जो जेल में डाल दिया 6 महीने के लिए। ठीक है, अब आप बोल सकते हैं कि सर इस व्यक्ति के पास पैसे नहीं है, इसको जेल में डाल दिया 6 महीने के लिए। हो सकता है कि यहां पर सिर्फ जुर्माना उल्लेखित हो, ठीक है, कि 500 रुपए का जुर्माना इस व्यक्ति को लगेगा, तब यह व्यक्ति इस जुर्माने के देने में सक्षम ना हो, तो तब यहां पर अवधि कितनी होगी। ठीक है, अवधि यहां पर कितनी होगी, तो यह जो अपराध की अवधि है 1/4 से अधिक नहीं होगी, यानी जितनी इसको दी जा सकती थी उस अपराध के लिए जुर्माने से अलावा उस अवधि की 1/4 से अधिक नहीं होगी। ठीक है, जो अपराध के लिए अधिकतम नियत की गई थी या देने के लिए जो कहा गया था। अब अगली जो धारा है यह बताती है कि जुर्माना न देने पर किस भांति का कारावास दिया जाएगा। यह मैंने बता दिया कि कुछ अपराध होते हैं 500 रुपए जुर्माना या 6 महीने का जेल, इसमें तो कोई समस्या नहीं है। ठीक है, अगर 500 रुपए नहीं देता तो उसको 6 महीने की जेल में डाल दो। लेकिन कुछ मामले होते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ जुर्माना होता, तो उसमें क्या करें, तो उसमें जो उस अपराध के लिए अधिकतम दंड दिया जा सकता था उसका 1/4 उसको दे दो, बस उसका जुर्माने की जो है जरूरत नहीं है, उसको उतना कारावास मिल जाएगा, फिर उसको दे दिया जाएगा। ठीक है, अब आते हैं कि सर यह तो आपने बता दिया कि 1/4 होगा, लेकिन यह 1/4 सादा होगा या कठोर होगा, यह तो हमें बता दीजिए। तो यह धारा 66 जो है इसके बारे में उल्लेख करती है, जो है कारावास हो गया, सादा हो गया, कठोर हो गया, इसके बारे में क्या कहती है, धारा 66 कहती है कि यह न्यायालय पर निर्भर करता है। न्यायालय पर निर्भर करता है, न्यायालय या तो सादा कारावास दे सकता है या कठोर दे सकता है। बाकायदे यह चीज किसी विधि में उल्लेखित होनी चाहिए कि हम इसको सादा कारावास दे रहे हैं तो यह इस कारण दे रहे हैं क्योंकि यह इस विधि में उल्लेखित है, इसको कठोर कारावास दे रहे हैं तो इस कारण दे रहे हैं कि इस विधि में यह चीज उल्लेखित है। न्यायालय यह काम कारावास देते समय इन चीजों को ध्यान में रखेगा, यानी विधि को ध्यान में रखेगा, विधि के बाहर वह नहीं जा सकता। अब थोड़ा मैं इसको दोबारा से एक बार समराइज कर देता हूं, क्योंकि कुछ लोगों के ऊपर से गई होंगी चीजें, मुझे पता है। धारा 63 और 64 बेसिकली क्या कहती है, सिर्फ जुर्माने के बारे में बताती है। यहां तक अपने दिमाग को खोलो, सिर्फ जुर्माने के बारे में बताती है। धारा 65 और 66 उसको थोड़ा आगे बढ़ाती है, थोड़ी और कल्पना करती है कि मान लो सिर्फ और सिर्फ जुर्माना हो, दंड ना हो, तब क्या होंगे, तब वहां पर कितना कारावास होगा। तो कहा कि भाई 1/4 दे दो, जितना अधिकतम हो सकता था उसका 1/4 दे दो। अब फिर बोले कि सर 1/4 तो दे दे, लेकिन कारावास भी तो 2 प्रकार का होता है, साधारण दे या कठोर दे। तो फिर आगे बोला गया अगली धारा में कि न्यायालय देगा भाई, अगर विधि बोलती है कठोर इन मामलों में होगा तो उसमें कठोर देगा, अगर बोलती है साधारण होगा तो साधारण देगा। ठीक है, तो यहां पर ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब धारा 67 क्या बोलती है कि जुर्माना न देने पर कारावास, जबकि अपराध केवल जुर्माने से दंडनीय हो। ठीक है, अपराध केवल जुर्माने से दंडनीय हो। तो यहां पर धारा 67 एक बार देख लीजिए।
यहां पर क्या था कि दोनों दिए जा सकते थे, दोनों देने के लिए अधिकृत हो। धारा 65 को एक बार दोबारा समझिएगा, जब दोनों दिए जाने के लिए अधिकृत हो यानी आपको 500 रुपये जुर्माना देना है और 6 महीने की आपको जेल होगी। तो अगर तब नहीं देता है तो 6 महीने का 1/4 निकाल दो, कितना हो गया? 6 महीने का 1/4 निकाल दो, कितना होगा? 1.5 महीना। तो 1.5 महीना एड ऑन कर दिया जाएगा, यानी इसको 7.5 महीने का कारावास दे दिया जाएगा। दोबारा समझा रहा हूं, ठीक है। इसमें धारा 65 में क्या कहा गया है कि जुर्माना और दंड दोनों के लिए वह निर्धारित हो कि उसको इतना जुर्माना होगा और इतना दंड होगा, ठीक है। और तब वह सिर्फ बोलता है कि मैं तो सिर्फ दंड भोगूंगा, मेरे पास जुर्माने के लिए पैसे नहीं है। तब क्या करेंगे? तो जब उसको दंड मिला है 6 महीने का, तो उसी का 1/4 यानी 1.5 महीना उसमें जोड़ देंगे और उसको अब जुर्माना देने की जरूरत नहीं, यानी उसकी सजा कितनी होगी? 7.5 महीने की होगी। तो ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। और ये जो 1.5 महीना होगा यह कैसा होगा? यह न्यायालय पर निर्भर करेगा कि उसका यह अपराध कैसा है। उसी आधार पर जो इस अपराध के लिए दंड दिया गया था, जो विधि में उल्लेखित किया गया था, उसी अनुसार जो है इसको जो अगला 1.5 महीने का जो है 1.5 महीने की सजा मिलेगी। यहां पर क्लियर चीजें हो गई होंगी, ठीक है। अब धारा 67 पे चलते हैं। अगर अब भी सिर के ऊपर से गया है तो कृपया वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, ठीक है। धारा 67 की दूसरी सिचुएशन की कल्पना कीजिए जिसमें सिर्फ और सिर्फ जुर्माना था, जिसमें दंड नहीं था। धारा 67 क्या बोलती है कि जिन मामलों में सिर्फ जुर्माना होता, दंड नहीं होता, उन मामलों में क्या करें? उन मामलों में कितना जुर्माना दे, ये हमें बताएं, ठीक है। तो धारा 67 बोलती है कि इसमें उल्लेखित किया गया है कि अगर 50 रुपए का जुर्माना है तो उसके लिए 1 माह का कारावास, अगर 100 रुपए का जुर्माना है तो उसके लिए 2 माह का कारावास, और अगर 100 रुपए से अधिक का कोई जुर्माना है तो उसके लिए 6 महीने का कारावास होगा। आपने अधिकतर जगह लिखा देखा होगा कि अगर आप यह काम करते तो उसके लिए आपको 500 रुपये जुर्माना या 6 माह का कारावास हो सकता है, या आप इसके लिए यह काम करते तो आपको 1000 रुपये का जुर्माना या 6 माह का कारावास हो सकता है। तो उसमें अधिकतर जगह सिर्फ 6 माह होता है। क्यों होता है? क्योंकि आईपीसी में उल्लेखित है कि 100 रुपये से अधिक जितने भी मामले होंगे, जितना भी जुर्माना होगा, उनमें सिर्फ और सिर्फ 6 महीने का ही कारावास दिया जा सकता है। धारा 67 ये चीज उल्लेखित करती है, ठीक है। एक बार थोड़ा सा मैं दोबारा समराइज करने की कोशिश करता हूं। धारा 62-63 में सिर्फ जुर्माने के बारे में है और उसमें कोई लिमिट नहीं दी गई है, और उसके बाद कहा गया है कि अगर जुर्माना नहीं देता तो उसको कारावास दिया जाएगा, ठीक है। धारा 65 क्या कहती है? जहां पर जुर्माना और दंड दोनों दिए जाने हो और जुर्माना देने में व्यक्ति सक्षम ना हो तो जितना दंड दिया गया उसका 1/4 दे दो। धारा 66 क्या कहती है कि जो अतिरिक्त दंड दिया जाएगा वह कठोर होगा या कम होगा, इसका निर्धारण न्यायालय करेगा। धारा 67 कहती है कि सिर्फ और सिर्फ जुर्माने का मामला हो तो उसमें कितना कारावास दिया जाएगा। तो यहाँ पर उल्लेखित है 50 रुपए से कम का है तो 1 माह, 100 रुपए 50 से अधिक है तो 2 माह, 100 रुपए से अधिक है तो 2 माह, और 100 रुपए से कम है तो 2 माह, और 100 रुपए से अधिक है तो 6 माह, ठीक है। तो ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब एक अलग मामला आता है, यहां पर थोड़ा मैं जो है इन जो 2 चीजें समझा रहा था तो मुझे भी थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था, बाद में मुझे चीज ध्यान आई, तो आप ध्यान से इस चीज को देख लेना। अब मैंने चीजें आपको क्लियर कर दी, समराइज करके क्लियर कर दी चीजें, ठीक है, ओके। अब चलते हैं अगली धाराओं पर। धारा 66-68 पर देखिए। अब धारा 68 पर देखिए। धारा 68 क्या बोलते हैं कि जुर्माना देने पर कारावास का पर्यावसन हो जाना। जुर्माना देने पर कारावास का पर्यावसन हो जाना। पर्यावसन का मतलब है खत्म हो जाना। तो वह कैसे होगा? अब कुछ लोग बोल सकते हैं कि सर ये भी तो हो सकता है कि 500 रुपए का जुर्माना था, वह उसने नहीं दिया, उसको 6 माह की जेल हो गई, ठीक है। कुछ लोग क्या बोलते हैं कि 500 रुपए का जुर्माना था, उसको 6 माह की जेल हो गई। तो अब क्या होगा? अब वह गया ही था जेल में और उसके बाद ही 1 दिन के बाद ही 500 रुपए उसका बेटा लेकर आया और जुर्माने के भरे, तो अब क्या होगा? तो अब इस व्यक्ति को छोड़ दिया जाएगा, यानी यह अब कारावास पर्यावसन हो गया कारावास का, यानी जो कारावास है वह खत्म हो जाएगा, ठीक है, जुर्माना अगर भर दिया जाता है तो। अब दूसरे मामले पर आते हैं। धारा 59 क्या कहती है? धारा 59 कहती है
कि कारावास का प्रायवसन जो है जुर्माने के अनुपात में दिए जाने पर हो जाएगा। जुर्माने के अनुपात के अनुसार कारावास का पर्यावसन होगा। ठीक है। अब दूसरी सिचुएशन भी तो हो सकती है ना, धारा 59 समझने के लिए मैं दूसरा एग्जांपल देता हूं कि एक व्यक्ति को 500 रुपए का जुर्माना था, उसको जो 6 माह के लिए जेल में डाला, ठीक है, नहीं दिया उसने। अब उसने 3 माह तो काट लिए जेल में, अब उसके सिर्फ 3 माह बचे हैं। तब उसका बेटा आया और उसने जो 250 रुपये भरे और जो है अपने पिताजी को छुटा कर ले गया, उसका 3 माह का कारावास समाप्त हो गया। तो ये कैसे हुआ? यहाँ पर धारा 59 कहती है कि जितना कारावास दिया गया था जुर्माने के बराबर में, ठीक है, अगर उतने कारावास उसका अनुपात बराबर चलेगा। यानी मान लीजिए जैसे 500 रुपये का जुर्माना लगाया था और 500 रुपये के लिए 6 माह का कारावास दिया, ठीक है। अब अगर कोई व्यक्ति 500 रुपये में से 300 रुपये या मान लीजिए 500 का कितना होगा 250 रुपये भर देता है और बोलता है कि 250 रुपये सर मेरे पास नहीं है, तो उसको बचे हुए 3 माह का कारावास दे दिया जाएगा, ठीक है। उसको बचे हुए 3 माह का कारावास दे दिया जाएगा, यानी 250 रुपये की जो बचे हैं 250 रुपये उनकी जगह कारावास दे दिया, यानी अनुपात में होगा। जितना दंड दिया गया है, जुर्माना लगाया गया है, उतने ही अनुपात में कारावास होगा। अगर जितना मान लीजिए कुछ लोग बोलते हैं कि हमारे पास तो इतना पैसा है और इतना बचा हुआ हमें दंड दे दीजिए, तो बचे हुए जो जुर्माने का जुर्माने के लिए उसको जो दंड दे दिया जाता है। यहां पर इस एग्जाम्पल से समझ गए होंगे। अब दोबारा क्लियर करता हूं एक बार मैं चीज आपको। अब 500 रुपये छोड़िए, 100 रुपये का मामला है, ठीक है, 100 रुपये का मामला है, या कह सकते हैं कि 200 रुपये का मामला है, 100 रुपये का मामला, 100 रुपये का मामला है, ठीक है। 200 रुपये का मामला ले लीजिए। मैं मल्टीप्लाई के हिसाब से सोच रहा हूँ कि किसकी मल्टीप्लिकेशन आसान होगी ताकि अनुपात में समझाने में आपको आसान हो। 300 रुपये का लें, 300 रुपये में 6 माह की सजा होगी। हाँ, 300 रुपये का ले लीजिए, क्योंकि 100 रुपये से अधिक के जितने मामले होते हैं उनमें 6 माह की सजा। 300 रुपये किसी अपराध के लिए जुर्माना है, ठीक है। और एक व्यक्ति को जो है जेल में डाल दिया क्योंकि उसके पास पैसा नहीं था, ठीक है। अब उसने जो है 1 माह की सजा काट ली। अब उसका बेटा आता है कि सर ये जुर्माना लो आपका और मेरे पिताजी को छोड़ दो। तो अब कितना जुर्माना ले कि जो उस व्यक्ति ने 1 माह की सजा काटी वो पूरी हो जाए, ठीक है, और जुर्माना ही पूरा हो जाए। तो 300 रुपये बराबर थे 3 माह के, 1 माह की सजा काट ली तो 1 माह हो गया 100 रुपये के बराबर। 2 माह बचे हैं तो 2 माह कितने के हो गए 200 रुपये के बराबर। तो अब सिर्फ 200 रुपये लेंगे और 200 रुपये प्लस 1 माह की सजा, 1 माह की सजा कितनी होगी 100 रुपये के बराबर। तो टोटल तो 300 हो गए ना, तो सिर्फ 200 रुपये लेकर उस व्यक्ति को छोड़ देंगे और जुर्माना कंप्लीट हो जाएगा। यहां पर अब अच्छे से आप क्लियर समझ गए होंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं इस धारा में, और आगे कुछ नहीं है। धारा 70 बोलती है, धारा 70 क्या बोलती है? धारा 70 क्या कहती है कि कोई व्यक्ति गिरफ्तारी के अंदर, या गिरफ्तारी नहीं, कोई व्यक्ति दंडित होने के 6 वर्ष के अंदर दंड किसी व्यक्ति को दिया गया है और 6 माह के अंदर, 6 वर्ष के अंदर उसका जुर्माना वसूल लिया जाएगा, ठीक है। यानी उद्गरणीय होने संपत्ति को दायित्व से मृत्यु उन्मुक्त नहीं होता। दूसरी बात यहां पर क्या है कि 6 वर्ष के अंदर उसका जो जुर्माना है वो वसूल लिया जाएगा अगर किसी को दंडित किया गया है। दूसरी बात धारा 70 में क्या बोली है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई, ठीक है, तब क्या होगा, क्या वह जुर्माने से बच जाएगा? कुछ लोग सोचते हैं कि हम इस व्यक्ति की मृत्यु हो गई तो यह जुर्माने से बच जाएगा। नहीं, अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है सजा के दौरान, कारावास के दौरान, और उस पर कोई जुर्माना लगाया गया है, तो वह उससे उन्मुक्त नहीं होता, उससे उसको छूट प्राप्त नहीं होती है। उसकी जो संपत्ति होती है उसको अधिकृत कर लिया जाता है और उससे जुर्माने की वसूली जो प्रारंभ कर दी जाती है। धारा 70 यह बोलती है, यह कहती है, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखना कि 6 वर्ष के अंदर ही जरूरी नहीं है, न्यायालय अवधि निर्धारित कर सकता है कि इतनी अवधि में जो है उच्च न्यायालय निर्धारित कर सकता है कि इसकी जुर्माने की वसूली की जाएगी अन्य अपराधों में, ठीक है। अब आगे जो है जुर्माने से रिलेटेड जितने भी अपराध थे, जुर्माने के बारे में जितनी भी चीजें थी, वो सभी मैंने पूरा चक्कर क्लियर कर दिया है। ये बहुत ही कंफ्यूजिंग चैप्टर है जुर्माने वाला, जो धाराएं हैं बहुत ही कंफ्यूजिंग है, लेकिन मैंने आसान भाषा में जितना आसान हो सकता था, जितना तोड़ मरोड़ कर हो सकता था समझाने की आपको कोशिश की है, ठीक है। अगर समझ में नहीं है तो कृपया दोबारा वीडियो को एक बार रिवाइंड करके देख लो, आ जाएगा। बहुत ही आसानी से समझा है, वरना आईपीसी की किताबों में इसको इतना निचोड़ा उलझाया गया है कि आपका दिमाग पत्ते उड़ जाएंगे आपके, ठीक है। तो आप इसको दोबारा देख लो, वीडियो को समझ में आ जाएगा।
कारावास का आसानी से समझा दिया, मृत्युदंड का आसानी से समझा दिया। अब चलते हैं अगले में, संचित दंड वाले मामले में, जो अगली धाराएं हैं 71 से 75 तक, उन पर चलते हैं। और एक शॉर्ट में लेक्चर रिकॉर्ड करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। मेरा प्रयास यही रहता है कि मैं बार बार कट ना लगाऊं वीडियो में, फ्लो में वीडियो को चलने दूं। तो मेरी वीडियो में कभी भी बीच में आपको कभी कट नहीं मिलेंगे। मैं शुरुआत से लेकर और लगातार 2-2.5 घंटे बोलता हूँ लगातार, तो उसमें एनर्जी भी डाउन होती है, कभी कभी दिमाग भी चकराने लगता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टारगेट पूरा करता हूँ। अब चलते हैं संचित दंड के बारे में, संचित दंड की विधि के बारे में। ठीक है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, जो धारा 71 से 75 तक है, धारा 71 से 75 तक है। इसमें क्या है, देखिए, मान लीजिए किसी व्यक्ति को, अगर कोई व्यक्ति किसी को एक लाठी मारता है, ठीक है, एक लाठी किसी को मारता है, मान लीजिए, यहां पर मैं अपराध नहीं बता रहा हूं, मैं समझाने के लिए बता रहा हूं, एक लाठी मारता तो उसको 1 वर्ष की सजा मिलती है। ठीक है, अब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को 50 लाठियां मारता है, तो क्या उसको 50 वर्ष की सजा मिलेगी? इस हिसाब से तो यह हुआ। ठीक है, कुछ लोग इस हिसाब से गणना करते होंगे, आईपीसी पढ़ने के बाद जो नए नए जो है वकील होते हैं, तो है ऐसे गणना करते होंगे कि इसने इतना अपराध किया तो इसको इतनी सजा मिलेगी। ऐसा नहीं है। यहां पर 2 चीजें ध्यान रखना है कि 2 चीजें संचित दंड के बारे में होती हैं। गुरु, इनका जो है गुरु देखा जाता है अपराधों का, मुख्य अपराध देखा जाता है, मुख्य अपराध देखा जाता है। और अगर मुख्य अपराध का ही रिपीटेशन है, उसका ही रिपीटेशन, यानी यहां पर लाठी मारना ही मुख्य अपराध है। ठीक है, अगर इसी का रिपीटेशन है, चाहे 50 लाठी मारो चाहे 100 लाठी मारो, तो सभी में जो सभी का दंड 1 वर्ष ही होगा मुन्ना। ठीक है, सभी का दंड 1 वर्ष ही होगा, क्योंकि यहाँ पर गुरु क्या, इनका मुख्य अपराध क्या, लाठी मारना। तो चाहे 1 मारे चाहे 50 मारे, तो उसको जो है 1 वर्ष का ही दंड मिलेगा। ठीक है, अगर लाठी मारने का दंड 1 वर्ष निर्धारित किया गया, तो ये मल्टीप्लाई नहीं होता है। ठीक है, मुख्य अपराध को ध्यान में रखा जाता है। दूसरी बात यह देखा जाता है कि अपराध जो है मुख्य अपराध का ही भाग है या मुख्य अपराध से अलग है। जैसे कोई अपराध मुख्य अपराध से अलग है, तो जो अपराध अलग है, चाहे कितना भी छोटा हो, उसके लिए जो है अलग दंड मिलेगा। ठीक है, तीसरी बात है कि अपराध जो किया गया है वह एक ही व्यक्ति से संबंधित है या अन्य व्यक्तियों से संबंधित है। ठीक है, अपराध एक ही व्यक्ति से संबंधित है तो दंड एक ही मिलेगा, अगर दूसरे व्यक्ति से संबंधित है तो उसके लिए अलग से दंड मिलेगा। यहां पर मैं फिर एग्जांपल देता हूं, फिर थोड़ा क्लियर करता हूं। देखो, यहां पर 1 लाठी वाला एग्जांपल दिया था मैंने। मान लीजिए कै जो है यह को पीट रहा है डंडों से। ठीक है, कै यह को पीट रहा है डंडों से। अब यहां पर मैं बेचारा जो छुटाने बीच में आ जाता, मैं कोई व्यक्ति है वो छुटाने बीच में आ जाता है इन दोनों के। अब कै ने मैं को भी लाठी मारी। ठीक है, तो कै ने यह को लाठी मारी और मैं को लाठी मारी, इन दोनों में से 1 वर्ष का दंड मिलेगा। यहां पर थोड़ा क्लियर हो जाएगी, यहां पर अपराध अलग अलग हुए हैं। यह को 50 लाठियां मारी, मुख्य अपराध एक ही था, लेकिन यहां पर अपराध नए सिरे से शुरू हो गया है। उसने जो दूसरे व्यक्ति को अपराध, मतलब दूसरे व्यक्ति को डंडा मारा है, तो यहां पर एम जो है, एम को मारने के लिए भी है अपराधी हो गया, और इसको अब सजा मिलेगी 1 + 1 2 वर्ष की मिलेगी। ठीक है, ये क्लियर हो गए होंगे आप। दोबारा बताता हूं क्या किया। पहली चीज देखी जाती है मुख्य अपराध, उसकी रिपीटेशन। ये नहीं है कि रिपीटेशन के आधार पर दंड नहीं, अगर मुख्य अपराध है उसकी रिपीटेशन चाहे कितनी हो, दंड वही मिलेगा। दूसरी बात, मुख्य अपराध के साथ छोटे मोटे अपराध भी देखे जाते हैं जो सहायक होते हैं मुख्य अपराध के। तीसरी बात, कोई अपराध जो मुख्य अपराध से बिल्कुल अलग हो, जैसे यहां पर मुख्य अपराध यह को पीट रहा था, तो यहां पर यह को हो सकता है वो लात घूस से भी मारे, तो मुख्य अपराध के ही भाग है, उसके लिए लात घूसों के लिए उसको अलग से कुछ नहीं दंड मिलेगा। लेकिन जब उसने मैं को मारा तो उसने एक अलग से अपराध कर दिया, नया अपराध कर दिया, यह मुख्य अपराध से अलग है। तो जो मुख्य अपराध से जितने अलग हो गए उनकी सजा एड ऑन होती है और उस हिसाब से सजा मिलती है। ठीक है, तो आशा करता हूं ये चीजें आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं धारा 71 पर। धारा 71 बेसिकली यही चीज कहती है कि कई अपराधों से मिलकर बने दंड की अवधि। धारा 71 क्या कहती है, कई अपराधों से मिले दंड की अवधि, जो मैंने यहां पर 1 और 1 2 वर्ष वाला एग्जाम्पल आपको दिया है। धारा 71 बेसिकली यही कहती है कि कई अपराधों से मिलकर कोई दंड मिलता है तो उसके लिए क्या व्यवस्था होगी। ठीक है, ओके, अब आगे चलते हैं धारा 72 पर। अब कुछ चीजें होती हैं कि कई अपराध एक व्यक्ति ने किए हैं।
ठीक है, मुझे पता है कि यह व्यक्ति जो है गारंटेड अपराधी है और उसने इतने अपराध किए हैं, इसने झोला भर के अपराध किए, लेकिन मुझे समस्या क्या है कि मुझे यह नहीं पता है कि इसने कौन सा अपराध जो है किया है। ठीक है, मुझे पता है कि इसने इस सीमा से इस सीमा तक अपराध किए हैं, मुझे नहीं पता कि इसने कौन सा अपराध किया, लेकिन मैं जानता हूं कि यह गारंटेड अपराधी है। ठीक है, तो जब न्यायालय को स्पष्ट हो जाए कि सामने वाला अपराधी है, इसने अपराध किया है, लेकिन यह नहीं पता होगी क्या अपराध किया है, अपराधों की बहुत सी श्रृंखला हो, सभी के बारे में संदेह हो कि हो सकता है इसने डकैती की हो सकता है इसने हत्या की हो सकता है इसने कुछ अन्य किया हो, लेकिन हाँ, जो साक्ष्य दिए उनके आधार पर यह स्पष्ट है कि इसने अपराध किया है, तब कितनी सजा मिलेगी, तब कंफ्यूजन वाले मामले में कितनी सजा मिलेगी। तो धारा 72 इसके बारे में बताती है। धारा 72 क्या कहती है? धारा 72 कहती है कि जितने भी धारा 72 क्या कहती है कि जितने भी अपराधों की संभावना है और उनमें से जितना भी न्यूनतम दंड हो सकता है वो मिलेगा। ठीक है, जितने अपराधों की संभावना, यानी इस सीमा से इस सीमा तक इस व्यक्ति ने अपराध किए। ठीक है, मुझे ये तो गारंटेड है, न्यायालय को लगता है कि ये चीज तो गारंटेड है कि इसने इस सीमा से इस सीमा तक अपराध किए, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि इसने कौन सा अपराध किया है। तो यहां पर कंफ्यूजन दूर करने के लिए क्या कहा गया आईपीसी में, धारा 72 में, कि जिन दंडों की संभावना है उनमें से जिस अपराध की दंड अवधि सबसे कम होगी, जी हां, सबसे कम होगी, वही उसी दंड से उसे दंडित किया जाएगा। यहां पर मैं फिर एक एग्जांपल देता हूं धारा 72 का। धारा 72 का फिर से एक एग्जांपल देता हूं। ठीक है, धारा 72 का एक एग्जांपल क्या है? मान लीजिए एक अपराध है, उसके लिए 10 माह की अवधि है, दूसरा अपराध है उसके लिए 8 माह की अवधि है, तीसरा अपराध है उसके लिए 6 माह की अवधि है कारावास की। अब तीनों अपराधों की करने की उस व्यक्ति की संभावना है, मुझे यह पता है इन तीनों में से एक उसने किया है, तो उसको जो 6 माह का कारावास मिलेगा, ना कि 10 का, ना कि 8 का। कम कौन सा है? 6 का, तो उसको 6 का मिलेगा। धारा 72 यह व्यवस्था करती है। अब धारा 73, 74 एकांत कारावास वाली है, वो मैं पहले ही कारावास का जब मैं एक लय में फ्लो में करवा रहा था तो मैंने 73, 74 दोनों धाराएं करवा दी हैं। अब धारा 75 जो हमारे तीसरे चैप्टर की आखिरी धारा है, आखिरकार हम उस पर पहुंच ही गए, बहुत ही लंबा सफर था, और धारा 75 को जो है मजेदार तरीके से समाप्त करते हैं। धारा 75 क्या कहती है? देखिए, धारा 75 कहती है कि कोई अपराध है जो बार बार किया जाता है, ठीक है, तो उस व्यक्ति को जो है दंड जो है बढ़ाकर देना चाहिए। ठीक है, जैसे कोई व्यक्ति अपराध के लिए अध्याय 12 और 17 में दोषी हो चुका है पहले ही। ठीक है, कोई व्यक्ति अध्याय 12 और 17 अध्याय 12 और 17 के लिए पहले ही दोष सिद्धि हो चुका है। अध्याय 12 क्या कहता है? अध्याय 12 जो सिक्कों से संबंधित है, और अध्याय 17 जो है संपत्ति से संबंधित है। अध्याय 17 क्या है? संपत्ति से संबंधित है, संबंधित अपराधों के बारे में बताता है। तो इनमें से कोई व्यक्ति पहले ही अपराधी घोषित हो चुका है, उसको दंड दिया जा चुका है। अध्याय 12 से अध्याय 17 के अंतर्गत जितनी भी धाराएं हैं उनमें उस व्यक्ति को दंडित किया जा चुका है। तो अब जो है, और इसमें से न्यूनतम मिनिमम जो है उसको 3 साल की सजा मिल चुकी है, मिनिमम 3 वर्ष की सजा उसको मिल चुकी है, और इसके बाद वह व्यक्ति फिर से अपराध करता है इन्हीं चैप्टरों में से, या तो धारा अध्याय 12 के चैप्टर में से या अध्याय 17 के चैप्टर में से फिर से अपराध करता है, तो क्या अब की बार भी उसे 3 वर्ष की सजा मिलेगी? यह भी एक इंपॉर्टेंट मुद्दा है। तो अब की बार उसे 3 वर्ष की सजा नहीं मिलेगी, अब की बार उसे जो है अधिकतम कारावास होगा, 10 वर्ष तक का कारावास उसको मिल सकता है, 10 वर्ष तक कारावास उसको मिल सकता है। यह बढ़ाकर अवधि क्यों की गई है? क्योंकि यह स्पष्ट हो चुका है कि वह व्यक्ति आदतन अपराधी हो चुका है, और इसको रोकने के लिए अब जो कारावास की अवधि बढ़ाना जरूरी है। ठीक है, अब यहां पर 2 चीजें ध्यान रखना जरूरी है, ये 2 शर्तें होना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये 2 शर्तें होना इंपॉर्टेंट है, तभी उसको जो बढ़ा हुआ कारावास अगले मामले में मिलेगा। अब हो सकता है किसी व्यक्ति ने सिर्फ प्रयास किया हो अपराध का और उसको 3 वर्ष की सजा ना मिली हो, ठीक है, तो और दूसरी बार हो सकता है उस व्यक्ति ने डायरेक्टली अपराध ही कर दिया हो धारा अध्याय 12 और 17 में से किसी के अंतर्गत, तो क्या अब उसको जो है कारावास मिलेगा? तो ध्यान रखना है,
यहां पर उसको कारावास नहीं मिलेगा, उसको सिर्फ 3 वर्ष की सजा मिलेगी, क्योंकि प्रथम प्रयास किया था उसने, दंड उसने जो अपराध नहीं किया था, ठीक है। लेकिन अगर वह अपराध करता है और दोनों शर्तें पूरी हो रही हैं, 3 वर्ष की सजा मिल रही है उसको पहले वाले अपराध में, और धारा अध्याय 12 और 17 में से उसने किसी धारा के अंतर्गत अपराध किया था, तब उसको जो है 10 वर्ष का कारावास मिलेगा अगले मामले में। लेकिन अगर उसने पहले वाले मामले में सिर्फ प्रयास किया था और ये 2 शर्तें पूरी नहीं हो रही पहले वाले मामले में, तो सिर्फ उसको जो है उतनी सजा मिलेगी जितनी उस धारा में उल्लेखित है, ठीक है। दोनों चीजें क्लियर हो गई होंगी धारा 75 से संबंधित। धारा 75 बेसिकली क्या बोलती है कि जो पहले ही दोषी हो चुके हैं व्यक्ति, उनको अधिकतर दंड देना, ठीक है। उनको दोबारा अपराधी बनने से, जो आदतन अपराधी हो चुके हैं, ज्यादा फैलने से रोकने के लिए दंड को बढ़ाकर दिया जाता है। ये धारा 75 बेसिकली बात करती है। अब ये धारा हमारी 75 तक कंप्लीट हो गई है, 13 अध्याय कंप्लीट हो गया है। अब इसमें अंत में थोड़ा है एक मृत्यु दंड का मामला थोड़ा रह गया था, उसमें मैं बताता हूं। मृत्यु दंड का निष्पादन से संबंधित यह मामला है, और यह टीवी वादी सवर्ण का एक मामला है, एक शेर सिंह का मामला है, 1983 के दोनों मामले हैं। कई बार कमेंट आता है कि सर इन दोनों मामलों के बारे में हमें बताइए, क्योंकि इन दोनों में कंफ्यूजन रहता है। तो डाउट मैं लास्ट में लेता हूं वीडियो के, तो वह कमेंट के बारे में मैं बताना चाहता हूं कि जो टीवी वादी सवर्ण का मामला है या जो शेर सिंह का मामला, इनमें क्या बोला न्यायालय ने। माननीय न्यायालय ने बोला कि आप 2-2 वर्ष तक मृत्यु दंड को रोके रख रहे हो, तो यह अनुचित है, यह मानवाधिकारों के खिलाफ है, ठीक है। अगर किसी के मृत्यु दंड को 2 वर्ष तक रोक कर रखा जाता है तो यह मानवाधिकारों के खिलाफ है। यह कहा माननीय न्यायालय ने टीवी वादी सवर्ण के मामले में, ठीक है। और अगले ही मामले में शेर सिंह के मामले में 1983 के ही दोनों मामले हैं, 1983 के दोनों मामले। शेर सिंह के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा कि सिर्फ विलंब के आधार पर, इसका अर्थ यह नहीं कि 2 वर्ष तक विलंब हो गया है तो उसकी मृत्यु दंड को जो है खत्म कर दिया जाए, इसका अर्थ यह नहीं है। तो यहां पर अलग अलग दोनों फैसले हैं, दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन आपको नहीं होना चाहिए, क्योंकि पहले वाले मामले में क्या कहा था, अनुचित है, यह नहीं कहा था कि इसका निलंबन कर दिया जाए। तो इसी आधार पर याची ने याचिका लगाई शेर सिंह वाले मामले में कि जो है 2 वर्ष हो गए हैं तो अब इसका निलंबन कर दिया जाए। तो न्यायालय ने बोला, मुन्ना हमने यह नहीं बोला कि हम इसका निलंबन कर देंगे, हमने बोला था अनुचित है और इसका यह आधार नहीं है कि हम इसका निलंबन कर दें मृत्यु दंड का। तो मृत्यु दंड के मामले में जो न्यायालय पर निर्भर करता है, विवेक पर निर्भर करता है, अपराध की जघन्यता, अपराध की गंभीरता, अपराध की प्रकृति पर निर्भर करता है। मृत्यु दंड वाला जितना भी मैंने चक्कर समझाया है, उसके बाद आप इन दोनों मामलों को देखोगे तो क्लियर हो जाएंगे। वैसे भी मैंने क्लियर कर दी है, ठीक है। आज हमने कारावास से संबंधित देखा, आजीवन कारावास से संबंधित देखा पूरा चक्कर, उसके बाद जो है एकांत कारावास के बारे में देखा, उसके बाद प्रीवीक्षा प्रोबेशन के बारे में देखा, उसके बाद जो है जुर्माने के बारे में जितने भी उपबंध हैं, जुर्माने के लगाने की पद्धति, कौन सा अधिकारी लगाएगा, किस प्रकार लगाएगा। उसके बाद हमने साधारण कारावास के बारे में देखा कितना होगा। तो ये पूरा चक्कर आज मैंने अध्याय 3 में आपको समझा दिया है, जो दंडों के विषय में बेसिकली है, ठीक है। अब हम जो अध्याय 4 में मिलेंगे, और तब तक आप जुड़े रहिए, बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा। दूसरी बात, अगर वीडियो कहीं पर समझ में नहीं आई है तो कमेंट करने से पहले कृपया दोबारा देख लेना, समझ में आ जाएंगी, क्योंकि मैंने पूरा प्रयास किया है, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बने रहिए, जुड़े रहिए, और जय हिंद, जय भारत।